अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे आप सब लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं से अब्बासी। What was that? क्या मेरे सब मौजूद हैं, बस खामोश। ऐसे किया मैंने? हाँ, हुमायूं से अब्बासी। उम्मीद करते हैं आपका आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ हो। आपने किसी अच्छे इंसान से बात की हो और आपने जब उस इंसान से बात की उसने जवाब भी आपको अच्छा दिया हो। कभी कभी कहते हैं कि आपका अगर सुबह सवेरे जो है वो अच्छा ना स्टार्ट हो तो पूरा दिन बुरा गुजरता है, लेकिन मैं इस बात पर इतना यकीन नहीं रखता। पूरा दिन अच्छा भी गुजर सकता है। अगर आपने दिमाग में ये बिठा लिया है कि आज का दिन बुरा गुजरेगा तो आप वो बुरी चीज़ें ढूंढना शुरू हो जाएंगे। आपके देखा कहा था ना आज अच्छा नहीं गुजरेगा तो ये हो गया, तो फिर आपका माइंड उस तरह फंक्शन करने लगता है। लेकिन इस बारे में आपने ज़्यादा नहीं सोचना। अगर सुबह सवेरे आपके हस्बैंड ने या आपके अब्बू ने या आपकी अम्मी ने या आपके बहन भाई ने या आपके दोस्त ने या कोई पुरानी बात आपको याद आ गई और आपका मूड ख़राब हो गया है तो प्लीज़ अपना पूरा दिन ऐसा मूड ना कीजिएगा। कभी कभी कोई किसी का मूड ख़राब होता है, वो आपको नहीं सही जवाब देता, किसी की मॉर्निंग अच्छी नहीं होती, कोई और बैगेज लेकर जा रहा होता है, तो इट इज़ ऑल राइट। बहुत सारे लोग जो है ना वो सुपरस्टिशंस पे बहुत बिलीव करते हैं, तो काली बिल्ली पे अक्सर जिम्मा लगाते हैं कि काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो हमारा दिन ख़राब हो गया। हो सकता है काली बिल्ली का दिन ख़राब हो गया और आपके साथ मुलाकात करने के बाद आपकी पर्सनैलिटी इतनी नेगेटिव हो कि वो बेचारी जो है पूरा ना दिन गोश्त ना मिला हो, कुछ ना मिला हो, खाने के लिए पानी ना नसीब हुआ हो उस बेचारी को। क्या पता उससे मुड़ के आपको देखो कि हाय मनोज फिर आ गया। हाँ, तो अक्सर ना क्योंकि हमारे बिल्कुल जो साथ वाले उनके घर में एक काली बिल्ली है और जब मैं बाहर निकलती हूँ तो वो बेचारी फिर रही होती है और जैसे तुम निकलती हो अंदर चली जाती हो। मैं हंस रही होती हूँ कि अब इस बेचारी का क्या कसूर है, अगर वो करीब से गुजरी है। लोग किस तरह की बातें करते हैं और मैं फिर ये सोच रही होती हूँ कि उनकी अगर आवाज़ें हमें सुनने को मिल जाएं, जिस तरह के बहुत सारे जो नबी हैं उनको हज़रत सुलेमान जो है उनका ये मौजज़ा था कि उनको समझ में आती थी, तो वो भी शायद उनके पास जाके कंप्लेन कर रही हो कि ये मनहूस इंसान मेरे सामने से गुजरा है तो मेरा दिन ख़राब हो गया। सो वेरी ट्रू। अच्छा, अब हलीमा आज का मौजू मैं कल कुछ देख रहा था तो मैंने कहा ये मौजू बड़ा मुख्तलिफ आप नहीं लेकिन बड़ा बात करने वाला है। वो ये कि ख़वातीन को कैसे मर्द बुरे लगते हैं, कैसे मर्द वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो वो, क्योंकि मैंने देखा है कि एक औरत में बहुत बर्दाश्त होती है, एक औरत में बहुत पेशेंस होती है, इतनी पेशेंस कि बड़े बड़े पहाड़ जो है वो सामने उसके आ जाए वो बोलती नहीं, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा लाल बेग भी देख जाए तो चीखें मार देती है। सो औरत की पेशेंस लेवल को मैं तो टेस्ट नहीं कर सका। मुझे नहीं समझ आती कि वो क्या क्या चीज़ें बहुत बड़े बड़े गम अपने दिल पे ले लेती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें सुन लेती है, लेकिन अगर एक कॉकरोच उसके बेड के नीचे भी हो तो वो रात को शायद सोए ना। सो ये बायपोलर पर्सनालिटी ऑफ अ वुमन आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन इसके बारे में एक्सक्यूज मी, डोंट कॉल अस बायपोलर। बायपोलर इज नॉट नेगेटिव वर्ड। जो भी है लोग तो नेगेटिव कॉन्टेशन में, हाँ तो वो नेगेटिव ही थे। वो तो खुद नेगेटिव थे पर मानते तो नहीं थे ना। सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे हलीमा कौन से किस तरह के मर्द हैं जो आपको लगता है कि ये बर्दाश्त नहीं हो सकता? ना मुझे लगता है दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। बहुत सारे खवातीन इसलिए तो पूछ रहा हूँ। हाँ, जिन मर्दों के साथ बहुत सारी खवातीन गुजारा कर रही होती हैं तो मैं उनको देख के सोचती हूँ कि कैसे इस मर्द के साथ गुजारा करें। इतना मर्द ये इतना टॉक्सिक है, इतना बदतमीज़ है, इतनी इसको तमीज़ नहीं है बात करने की, लोगों के सामने बात करने की, उनके खर्चात नहीं उठाता है या उनके साथ जो है नहीं, वो इतना बड़ा कॉम्प्रिहेंशन ना दो तो सब तुमने ऐड कर दिया। नहीं, मैं बता रही हूँ कि मैं किस तरह के लोगों को सारा जवाब दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। बोलूं, मुझे लगता है कि ये लोग रह कैसे रहे हैं इनके साथ, लेकिन फिर भी वो लोग रह रहे होते हैं। इसका मतलब है कि उनका थ्रेशोल्ड इतना है, उनकी बर्दाश्त इतनी है कि वो उस बंदे को बर्दाश्त कर रहे हैं और कितने कितने सालों तक करते हैं। कुछ लोग मिजाज के बहुत सख्त होते हैं। मैं उनकी बीवी, वो कहते हैं जी गर्म पानी क्यों नहीं रखा मेरे सामने, ठंडा पानी रख दिया, गर्म सालन रोटी फुल्का होना चाहिए, और लिटरली प्लेट मार मार के तोड़ रहे होते हैं। तो मैं उनके बारे में हस्बैंड नहीं खाली, किस तरह के मर्द इन जनरल भी, दोस्त भी, भाई भी? फॉर मी डिसरिस्पेक्टफुल, जो आपकी जो है आपकी बेइज्जती करें या बेइज्जती अकेले में भी करें या सबके सामने करें, मेरे ख्याल से वो दैट इज़ अ वेरी बिग रेड फ्लैग फॉर मी, और मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि मैं शायद मेरे घर का ब्रॉटअप ऐसे, मेरे बाबा जो हैं वो हमें जब वैसे वो हमें आप कह के मुखातिब करते हैं, लेकिन जब कभी गुस्से में या समथिंग वो हमें तुम कह देते थे ना, हम कहते थे बाबा ने बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर दिया हमारे साथ। और वो जब तक हम बात नहीं करते थे उनसे, जब तक वो मना ना ले,
क्योंकि हमें लगता था कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कोई ज़्यादती कर दिया हमारे साथ, तुम कह के कभी कहा ही नहीं, तुम तो बेटे या आप या लाडली बेटी या समथिंग, हमेशा इस चीज़ से वो हमें मुखातिब करते तो हैं। जब भी तो उन लोगों ने आपको रिकग्नाइज किया और आपको रिकग्नाइज करके कहा, जब असली बात की तो आप लोग नाराज हो हाँ, गए। हम नाराज़ हो गए, हमने कहा नहीं ये बाबा, और वाकई ही फिर वो आते थे, वो मनाते थे कि हाँ मुझे नहीं कहना चाहिए था, ये चलो मेरा बेटा मेरे से नाराज़ है, भाई और क्या ही कहना होता है माँ बाप ने, बस आए गले लगाया, मेरा बेटा मेरे से नाराज़ है, मुझे पता है ऐसा कह के गले लगाया तो हम भी हंसना शुरू कर देते थे, लेकिन हमारे लिए वो बहुत बिग डील होती थी। तो मे बी दिस इज़ द रीज़न कि मुझे लगता है कि डिसरिस्पेक्ट जो है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंजूसी, बुखील होना इंसान का, या इस तरह की चीज़ें जो बंदा कहता है कि, लेकिन मुझे सबसे जो बड़ा रेड फ्लैग है वो ये है। व्हाट इज़ द रेड फ्लैग फॉर यू? अच्छा हलीमा, मुझे लगता है कि मैं खुद मर्द हूँ और मैंने बहुत सारे मर्द हजरात को देखा है जिनके डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं। मुझे जहाँ तक मेरी राय है, मुझे लगता है कि जिसमें अल्लाह का खौफ ना हो, जिस मर्द के अंदर, जिसके अंदर अल्लाह का डर ना हो, मुझे वो मर्द किसी के लिए भी बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि ऐसे मर्द हाथ उठाने से भी नहीं डरते, ऐसे मर्द किसी को जलील करने से भी नहीं डरते, ऐसे मर्द किसी की तजलील 10 बंदों के सामने करते हुए नहीं डरते, ऐसे मर्द किसी के लिए कुछ भी उनको नहीं दे सकते, ना फाइनेंशियल ना इमोशनल स्टेबिलिटी। सो मुझे लगता है खुदा खौफ। दूसरा, आप ये कैसे डिटर्मिन करेंगे कि इस बंदे में खुदा खौफी है या नहीं है? बिकॉज हम अगर पूछें या हम अगर वैसे बात करें तो हर बंदा यही कहेगा कि मैं तो भैया अल्लाह मियाँ से ऑब्वियसली डरता हूँ, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि अल्लाह मियाँ से नहीं डरा? क्योंकि वो उस बंदे के हकूक़ पूरे नहीं कर रहा मे बी, और उसको ये नहीं है कि मुझे आगे जाके जवाब देना होगा। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है हलीमा। देखो, कोई भी ये बताएगा नहीं कभी कि उसको अल्लाह का डर है, खौफ नहीं है, लेकिन अब मेरा ख्याल है हम जिस दौर में रहते हैं, हम इतना बाहर घूमते फिरते हैं, वो घर में 4 दीवारी में रहने वाला दौर रहा नहीं है। अब आप इतना घूमते फिरते हैं कि आप थोड़े बहुत बंदाशनास हो जाते हैं, आपको रेड फ्लैग नज़र आना शुरू हो जाते हैं, आप देखना शुरू हो जाते हैं कि इस इंसान में क्या है और क्या नहीं है। चाहे जितनी चादरें लपेट ले कोई, चाहे जितने मकोडास पहन ले, चाहे जितने मास्क पहन ले, आपको कहीं ना कहीं शक होना शुरू हो जाता है, आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपने जिस इंसान के साथ सफ़र किया हो, जिस इंसान के साथ आपने खाना खाया हो, आप उसको हकीकतन ये जुमला कह सकते हैं कि हाँ शायद मैं इसको जानता हूँ। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। आप बताइए, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मर्द रहा, कोई ऐसी इंसान रहा जिसको आप कहते हो कि ये बर्दाश्त नहीं होता? लेकिन ख़ास तौर पे मर्द हजरात, कौन से ऐसी पर्सनैलिटीज़ है, लेकिन मर्द को बनाता कौन है? एक औरत थी। कहीं मत जाइएगा, साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी ट्रेड्स हो सकती हैं किसी भी इंसान में, किसी भी मर्द में, जिनका आप कहें कि भाई मैं इनके साथ गुजारा नहीं कर सकती। लेकिन फिर हमने दूसरी तरफ सिक्के का दूसरा रुख भी देखना होता है और दिखाना भी होता है। बहुत दफ़ा हमने देखा है कि बहुत सारी ख़वातीन बहुत सारे ऐसे मर्दों के साथ गुजारा कर लेती हैं, पूरी पूरी ज़िंदगी गुजार देती हैं उनके साथ, उनकी चीज़ों को मानते हुए, उनके कहने को मानते हुए, जिनका आप सोचते हो क्या ये कैसे इन्होंने कर लिया पूरी ज़िंदगी। बहुत लोगों को मैंने खाने पे जी इसी को अगर मैं टॉस करके लूँ, तुमने कह रही हो, बहुत सारी, बिल्कुल सही कह रही है, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को जो हमारे रिश्ते लिटरली रिलेटिव्स में भी हैं, जो कि बेइज्जती पूरी ज़िंदगी सहती आई हैं। उनके शौहर या उनके भाई या उनके वालिद उनको बड़ा इंसल्ट करते रहे, उनको शायद बहुत डांटते रहे या उनकी बेइज्जती करते रहे, लेकिन वो बर्दाश्त कर गई। ऐसी औरतें क्या चीज़ बर्दाश्त नहीं करती? मैंने ऐसी औरतों को बेवफाई ना बर्दाश्त करते हुए देखा है। वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगी, वो मर्द का हर जुल्म बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन वो बेवफाई कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। वो किसी दूसरी औरत की शराकतदारी बर्दाश्त नहीं करेंगी। आई नो समबडी, मेरी फैमिली में कैसी है, उनके शौहर बहुत सख्त तबीयत के थे और हम जब भी जाते थे, महफिलों में बैठते थे, तो हम अक्सर उनका नाम लेते थे, कहते यार क्या हो गया, आप हर बात करते हैं, उनको कोई बात सुना देते हैं, हौसला करें थोड़ा सा, क्योंकि घर का मामला है। हम उनको ये नहीं कह सकते कि यार आप बर्दाश्त क्यों करती हैं, हम नहीं कहते थे। हम ये कहते थे यार बस किया करें, थोड़ा इजी हो जाए। तो हम उनसे अक्सर कहते थे कि यार आप कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं? वो कहती थी यार हम इसलिए बर्दाश्त कर लेती हैं कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, मैंने कहा बदल जाएगा, नहीं बदला। लेकिन जब उनके शौहर ने की, जब उनके पता चला, वो की हुई थी, उन्होंने दूसरी शादी की हुई थी, और जब पता चला द नेक्स्ट डे शी फाइल्ड डिवोर्स।
अगले आई दिन थिंक ये भी सब्जेक्टिव है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा गलत है, सब्जेक्टिव ही बातें बता रहा हूँ, कौन कौन क्या क्या कर सकता है। आप ऑफेंड क्यों? नहीं मैं आप कह रही हूँ सब्जेक्टिव है, मैं यही बता रहा हूँ, मैं ऑफेंड नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ किस किस तरह की औरतें होती हैं। मैं यही कह रही हूँ कि बहुत सारी खवातीन को ये पता होता है, बहुत सालों से पता होता है कि हमारे जो हस्बैंड्स हैं वो या तो दूसरी शादी कर चुके हैं, या अगर शादी नहीं की तो किसी और में इंटरेस्टेड हैं, या उनका इंटरेस्ट जो घर से ख़त्म हो गया है वो बाहर कहीं ना कहीं मौजूद है, फिर भी वो रहती हैं, फिर भी वो भी रह जाती है, कुछ उसमें भी रह जाती है। तो ये जो है ना, अब पता नहीं क्या, मे बी उनकी ऐसी कोई मजबूरी होती हो, मे बी वो ये सोचती हो कि अब हमने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी खवातीन की वही एक कुल कायनात होती है, वो घर, वो बच्चे, वो उनकी रूटीन, वही सब उसी के साथ वो रहना चाह रही होती है। तो वो फिर और फिर अच्छा, हुमायूं वाली बात, एक आपने सही बात की कि आपने जिस तरह का बच्चे बड़े हो गए, करते करते बर्दाश्त के एक दिन बदल जाएगा, वो बच्चे बड़े हो चुके होते हैं तो बंदा सोचता है यार जब टाइम था, जब शायद मेरे लिए ऑप्शंस भी हो जाते, और अब तब मेरा नहीं किया। इंटरेक्शन भी नहीं है, मेरे बच्चों के साथ इंटरेक्शन, मेरी जिंदगी मेरे बच्चों के साथ है। अच्छा लीमा, कुछ ऐसी खवातीन होती हैं जो कि अब ये शादी से पहले के बता रहे, जो आजकल की जनरेशन है, जो बंदा स्टेबल ना हो, जिसका करियर ना हो, जो कमाता ना हो, जिसे परवाह ना हो और माँ बाप के पैसों पे चलता हो, वैसा मर्द भी लड़कियों को नहीं पसंद होता। वो कहते हैं यार इसलिए क्या ही करना है जिंदगी में, किसी को भी नहीं पसंद होता। हाँ। नहीं बहुतों को पसंद भी होता है। उसको पता होता है बाप के पास पैसा है, सो यू हैव टू सी दैट। उसको पता है बाप के पास पैसा है तो ये कर लेगा। लेकिन कुछ खवातीन इसको बिल्कुल नहीं, जो कहती है यार ये करियर है। मैं आपको याद कराऊं, मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप देखिए मर्द कैसे नहीं पसंद होते। एक शहनाज, मैंने आपको बहुत दफ़ा जिक्र किया, अल्फा ब्रावो चार्ली में एक केस था जिसमें शहनाज के पास 3 ऑप्शंस होती हैं और तीनों, 2 जो होते हैं वो बड़े वेल ऑफ होते, तीसरा जो होता है वेल ऑफ नहीं होता, लेकिन वो उसको चुनती है जो वेल ऑफ नहीं होता। वो कहती है कि यार मेरे, जैसे आपने कहा सब्जेक्टिव है, वो ऐसे है कि मैं अगर उसके साथ होंगी और वो कुछ बना तो लोग कहेंगे ये बेगम ने ना इसके साथ मिलकर इसको बनाया। Very true. लेकिन वो कहती है जो सिराज है और फराज है, वो कहती है उन दोनों के साथ अगर मैंने किया तो पहले से देयर समथिंग, तो मैं उनको उनके साथ शादी करके मेरा क्या इनपुट होगा, तो वो इसलिए गुलशेर से शादी करती है। तो बहुत सारी ऐसी खवातीन है। फिर एक ऐसी खवातीन भी है, कुछ ऐसी खवातीन भी है जो शक्ल सूरत में इंसान लड़का अच्छा ना हो वो उसको बर्दाश्त नहीं करती। वो कहती नहीं, होना चाहिए खूबसूरती का मुजस्मा, ठीक है, खूबसूरती का एक मुजस्मा होगा तो शादी करूंगी और तभी जिंदगी गुजार सकूंगी। अच्छा, बेशक आई जस्ट डोंट नो, मुझे लगता है कि इसमें उस बंदे का कोई कमाल है नहीं। अगर वो खूबसूरत है तब भी नहीं, और अगर उसकी आम कबूल सीरत है तब भी कोई कमाल नहीं। खूबसूरत है तो कमाल तो है ना, नहीं कोई कमाल नहीं है उसका कोई कमाल, लेकिन कमाल ये तो अल्लाह मियाँ का है कि देन है आपको, कि अल्लाह मियाँ ने आपको जो है वो खूबसूरत नैन नक्श दे दिए हैं, या अल्लाह मियाँ वो उन चीज़ों के ऊपर तो अल्लाह मियाँ से कोई सवाल नहीं कर सकता। असल चीज़ जो है वो आपकी शक्ल सूरत नहीं, आपकी सीरत है। अगर सीरत आपकी अच्छी है तो फिर एक टाइम आएगा जब सब लोग आपके गुण गाएंगे। वरना बहुत सारे लोगों को ये भी कहते हुए हमने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है कि हाँ बहुत खूबसूरत है लेकिन फिटकार पड़ी हुई है इसकी शक्ल पे। वो फिटकार क्यों होती है? आपकी करतूतों की फिटकार जो है वो आपकी शक्ल पे पड़ जाती है। सेकेंडली जो हम बात कर रहे हैं Who are you talking about? हर इंसान के नाम साथ नहीं कोई ऐसा नाम नहीं है। हर इंसान के साथ एक रिश्ता होता है जो अटैच होता है। बहुत सारे लोग एज अ बेटा बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, एज अ हस्बैंड बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, एज अ फादर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। मैं हमारी एक जानने वाले हैं, वो अपने फादर की बड़ी असीर हैं और वो बड़ी उनकी तारीफ़ें करती हैं। और एक दफ़ा उन्होंने हमें ऐसे ही बैठे बैठे एक किस्सा सुना दिया कि मेरी जो मदर है उन्होंने एक दफ़ा उनके सामने खाना जो है वो रखा और वो खाना उनकी मर्ज़ी का नहीं था, तो उन्होंने ये प्लेट उठा के वो दीवार के साथ मारी। तो हम हैरान रह गए। हमने कहा आप तो उनकी इतनी तारीफ़ें करती हैं। उनका हाँ वो बहुत अच्छे बाप है, बहुत अच्छे बाप है, लेकिन आप समटाइम्स भूल जाते हो कि कुछ लोग कुछ रिश्तों में अच्छे नहीं होते और बाकी रिश्तों में वो बहुत अच्छे होते हैं। जैसे रिसेंटली एक ड्रामा भी इस किस्म का चल रहा है कि वो लड़का जो बेटा था तो वो बाप उसकी तारीफ़ें करता नहीं थकता था, लेकिन ना वो एज अ हस्बैंड अच्छा बन सका और ना वो अच्छा बाप बन सका। अच्छा हलीमा, कुछ ऐसे अब अगर दो फन में ले, कुछ औरतों को उम्र बर्दाश्त नहीं होती जिनके सर पे बाल नहीं होते, वो कहती गंजे से नहीं शादी करनी। अच्छा ये मेरा एक आई जस्ट डोंट नो, लेकिन मैंने एक दफ़ा ये प्रिडिक्शन की थी कि हर अमीर हर वेल ऑफ जो लड़की है ना जिसकी शादी हो चुकी है उसका मियाँ गंजा है। लेकिन अब वो प्रिडिक्शन गलत साबित हो गई बिकॉज हर कोई ट्रांसप्लांट करा रहा है। तो जितने मुझे लगता है कि जितने भी अमीर लोग होते हैं ना उनके सर से बाल चले जाते हैं बिकॉज वो इतना काम कर रहे होते हैं, इतने स्ट्रेसेस होते हैं उनके सर पे कि बाल जो है ना वो कहते हैं ओके अल्लाह हाफिज़। बट ट्रांसप्लांट के बाद अब मेरा वो पैंतरा गलत हो गया, मंतरा कह सकते हैं।
बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मूविंग ऑन, मैं अगर आपसे बात करूँ और किस तरह के मर्द नहीं पसंद होते, जो मामाज बॉय होते हैं। आजकल की लड़कियों को वो मर्द भी नहीं पसंद होते जो मामाज बॉय होते हैं, जो हर मामा की उंगली पकड़कर चलना चाहते हैं। मामा से पूछ के बताऊंगा मामा को क्या पसंद नहीं है। तुम्हें पता है मामा को नहीं अच्छा लगता है ना ये। तुम्हें पता है मामा जो है ना वो अगर तुम्हें पसंद कर ले तो फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है अगर तुम मामा को एक बार मुट्ठी में कर लो ना तो सब ठीक हो जाएगा। ये जो मामाज बॉय है ना, ये मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो नहीं होते, बड़े होने तक वो अपनी माँ के जो दामन है उससे जो है वो छूटते नहीं है। माँ की इज्जत करना और ये मामाज बॉय होना दो बहुत मुख्तलिफ चीज़ें। हलीमा, योर स्टांस ऑन दैट? मामाज बॉय। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं पॉइंट देता हूँ, तुम एक्सप्लेन करो मामाज बॉय। मामाज बॉय के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारे पास? मुझे लगता है मेरे पास तुम जानती भी एक मामाज बॉय को? नहीं, आई डोंट थिंक मैं किसी ऐसे मामाज बॉय को जानती हूँ। करीब से जानती हूँ। नो, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, मुझे लगता है कि आप उनका ख्याल करना, उनकी बात सुनना, उनके तजर्बे से सीखना, वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं। दोनों अपने पेरेंट्स के तजर्बे से सीखना, उनकी बात मानना, उनका ख्याल करना, उनके इमोशंस का ख्याल करना। लेकिन आपको बैलेंस करना आना चाहिए। जब भी मैं मर्दों के हवाले से बात करती हूँ, एक दिन बल्कि हम बड़ा हंस भी रहे थे ऑफिस में बैठे हुए कि मैं उनकी स्पोक्स पर्सन बन जाती हूँ मर्दों की ज़्यादातर। मुझे लगता है वो लॉजिक से चलते हैं और खवातीन जो है वो। मैंने पूछा था मामाज बॉय का। मैं बता रही हूँ कि जो है ना मामाज बॉय ऑब्वियसली किसी को भी पसंद नहीं होगा। इसमें वो करने की क्या बात है? कोई sarcastic कमेंट डालें इस पे। हम एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मच जाएगा हमारे साथ। मजा डालें क्या वापस आके? वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं मामाज बॉय के हवाले से। एक लास्ट बात करके मैं जो है वो फिर ज़ैनब की तरफ चलेंगे। वो ये है कि मुझे लगता है कि ये भी सिलेक्टिव है मामाज बॉय बनना अपनी बीवियों के सामने, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो ये प्रिटेंड करते हैं कि वो मामाज बॉय हैं, जब उनकी अपनी मामा ही उनके बारे में या उनको कोई और मशवरा देती है जो उनकी पसंद का नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, बेटे रात को बाहर मत जाओ, तब वो मामाज बॉय नहीं बनेंगे बिकॉज उनको बाहर जाना। ये गुस्सा किसके लिए निकल रहा है? कोई जानती हो आप? वैसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि लोग मामाज बॉय होते हैं। वो सिर्फ साबित करना चाह रहे होते हैं कि मैं मामाज बॉय हूँ, या जहाँ उनको लगता है कि मेरी मामा जो है वो सही बात बोल रही है, हाँ तो मत करो। लेकिन जहाँ उन्होंने अपनी मर्जी करनी होती है तो वहाँ वापस आए। आखिरी बात आप ही कैसे होगी? मेरी आखिरी बात होगी। हमेशा बात शुरू में करूंगा, खत्म में करूंगा। आप बीच में भी कर लो। हेलो ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं। आई लव यू बिकॉज आपने मेरी बात मानी। ज़ैनब, हमारे यहाँ ना हमारे बदतमीज लड़का जो हमारे गाँव था, मैंने चीता पे मैं क्या करूँ? चीता क्या पहनूं? चीते की स्किन उतार लेता। जो ब्राउन मुझे मिला मैंने पहन लिया। मैंने इसके ऊपर एक और कोट पहनना था, वो अंदर पड़ा है, मैं आपको वो ला देती हूँ। वो बहुत अच्छा प्यारा कोट है और वो है भी चीता प्रिंट। मर्द हजरात पहन सकते हैं? पहन सकते हैं लेकिन स्लीवलेस है, पहन सकते हैं। हाँ, स्लीवलेस तो बहुत प्यारा लगूंगा मैं, माशाल्लाह। नहीं तो नीचे तुमने बनियान पहनी है। नहीं, बहुत बुरा लग रहा है। खुदा का खौफ करो यार। चलो आ जाओ। अच्छा नहीं, एक सेकंड, आ जाओ, उठो। नहीं ना, पहले मैंने ज़ैनब से बात की। सवाल करेंगे या नहीं आएंगे? एक बात तो करने दो ना। ज़ैनब हमारे हाथ धुलने हुआ करती थी, ठीक है, हमारे हाथ धुलने हुआ करती थी, तो उनकी ना ये लिटे हम जरूर ये लिटे सिग्नेचर थी। सुन तो लो, से बात ये निकाली है। अच्छा सुन तो लो। तो मैं तो बता रहा हूँ कि ये लिट जो होती थी ना, उनकी सिग्नेचर लिट होती थी। अब वो सिग्नेचर लिट के साथ उन्होंने मेकअप किया हुआ था। मुझे कहते हैं होता लट होता है, लिट जो भी होता है, समझ तो गई है ना। सो अब देखिए, मजाक उड़ा रहे उर्दू गलत का। तो हुआ ये कि आपने वैसा मेकअप भी किया हुआ था, बोटी लग रही है। थैंक यू वोटी लग रही है कि मैं वोटी हूँ, साथ की मैं वोटी हूँ, लग नहीं रही, मैं हूँ साथ की वोटी। गुड वन। अच्छा यू अंडरस्टैंड। अच्छा पता है हमारे यहाँ ये कहा जाता है 1 साल तक कि हुमायूं दी वोटी आई है और दी वोटी आई है। मैं तो अभी तक 4 साल हो गए, मैं मतलब पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन फिर बाद में मुझे पता लग गया कि मेरे ससुराल वाले मुझे मेरी गैर मौजूदगी में नू कहते हैं।
अच्छा, नू ने ये किया, नू आ गई, नू जा रही है। पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन और अब मैं आज तक 4 दुल्हन हूँ। साल क्या हो गए, पता मैं हो नू सकता ही है हूँ। मैंने सीक्रेट वर्ड रखा हो तुम्हारे लिए यार, नो जो है ना इस चीज सो क्लेवर। नहीं नहीं, आप तो मेरे सामने भी कर देते हैं सही, समथिंग लाइक यार। जैसे कोई पूछे अब्बू, जैसे मैंने खाना बनाया, वो पूछे किससे बनाया, तो वो मम्मी कहेंगी कि नू ने बनाया आज, और ये वो। तो पंजाबी ऐसा- बोलती होंगी ना? मेरे ससुर तो पंजाबी है, लेकिन मेरी सास बहुत अच्छे पंजाबी बोलती है। अच्छा, हाँ, अच्छा, बहुत सही। अच्छा, मैं हमारे यहाँ ये वोटी का, अगर तुम्हें वोटी कह रहे होंगे ना तुम्हारे पीछे, तो शायद वोटी नहीं, कुछ और कह रहे होंगे, तुम्हें वोटी लग रहा होगा। और मैं आज तक दुल्हन हूँ, मुझे दुल्हन कहती हैं मेरी सास। अच्छा, दुल्हन, मैं अल्लाह ने आपको हमेशा मैं दुल्हन दुल्हन ही ही हूँ, रखे। मेरा नाम ही दुल्हन है। आंटी, आंटी, where are you? और अच्छा, दुल्हन अगर लाल ज़ैनब लिपस्टिक ना coming लगाए तो back मैं to दुल्हन the नहीं। अच्छा, ज़ैनब मुझे बताओ कि क्या किस तरह टॉपिक का का पता मर्द। नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे लगता है मिक्स टॉपिक चल रहे हैं। नहीं नहीं, एक ही नहीं, चल नहीं, रहा एक ही टॉपिक चल रहा है, चल रहा, हमने कोई ट्रैफल नहीं बनाया हुआ। आप मुझे बताएं कैसा मर्द औरत को नहीं पसंद। हमने क्या एग्जांपल दी, एक मामास बॉय नहीं पसंद होता, बिल्कुल नहीं पसंद। एक जो उसका अल्लाह का खौफ ना हो वो नहीं पसंद होता, एक जो फिजिकल अब्यूज करे कुछ औरतों को वो नहीं पसंद, कुछ को डिसरिस्पेक्ट नहीं पसंद होती कि डिसरिस्पेक्ट वाला होता है, कुछ को बेवफाई वाला मर्द नहीं पसंद होता, कुछ ये जो बेरोजगार हो जिसको काम करने का बिल्कुल शौक ना माओ के सभी पैसों पे होते हो। ये जो बीच ये में तो शक्ति सारी भी आ जाता है, और चीज़ें ये होती जितनी इसने डाली है ना चीजें, यहाँ में से एक उठा लो कि ये मुझे नहीं पसंद, तो मैं क्योंकि बताऊं। हर जगह उससे अच्छा, different आदत मैं है। हलीमा भी जो बात करती, क्योंकि मैंने सुनी यही बात कि मर्द मामाज बॉय वो वाले होते हैं जो उन्होंने अपनी चॉइस से अपनी बीवी को बताना था, हाँ ये नहीं क्योंकि अम्मी कह रही हैं, ये नहीं करना क्योंकि हमारे घर में ये नहीं है, लेकिन वो काम जो उन्होंने करने हैं और उनकी बीवी नहीं चाहती और मामा भी मना कर रही हैं, हाँ, तो उस वक्त मामाज उस बॉय वक्त नहीं वो बनते नहीं वो। बनेंगे मामाज तो ये मेजोरिटी ऐसा देखा गया है, बिल्कुल। मैंने बहुत देखा। अगर कोई लड़का फजूल खर्च है और उसकी माँ कह रही है कि बेटा आप पैसे खर्च ना करो, बीवी भी कह रही है, तब वो मामास बॉय नहीं अच्छा, बनेगा। इधर- लेकिन इधर- जैसे ही बीवी के सूट लेने की बारी आएगी तो वो कहेगा बस एक ले लिया ना, मामा को अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम अच्छा, 10 इन अ ले जाओ। गुड वे, एक अच्छे तरीके से मैं किसी को चाहता हूँ, मैं जानता हूँ जो कि मामास बॉय हैं, वो ये कहते हैं, अब मैं अगर जिस तरह वो बुलाते हैं मैंने कहा तो वो समझ जाएंगे, तो वो ये करते कि अम्मी कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती, ये नहीं करनी, अम्मी से ना पूछ लें। एक काम करते, अम्मी को भी साथ ले जाते हैं। एक काम करते, अम्मी की राय बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक काम करते अम्मी के पास चलते, देखते वो क्या कहती है। तो मैंने अम्मी उसके को मुंह से पहले दिखा इतना दो। अम्मी सुनाया ना। अम्मी को पहले दिखा दो ये सूट, हाँ। अम्मी को पहले दिखा दो, अम्मी खुश हो जाएंगी, अम्मी को पहले दिखा दो, तुम अम्मी मैं से बाद में देख पता लूंगा। तुम्हें क्या करना है, तुमने ना अम्मी से कहना अम्मी यहाँ आप रख लें। हाँ, मैं ये आपके लिए लाई थी, मैंने वो लाई होगी नहीं लाई, अभी खुश हो जाएंगी देखना। ये हाँ, Been there, done that. होता है, होता है, होता है। मैंने चलो ज़ैनब, तुम्हें और किस तरह का मर्द अच्छा, पसंद है? और ऐसे कि जैसे कुछ मर्द जिन्होंने वो काम नहीं करना होता, फॉर सपोज ये कप उठा के नहीं रखना होता कहीं, तो वो पहले ये कहते रहेंगे हाँ ये मैं कप उठा के मैं रख दूंगा रख दूंगा रख दूंगा, जब वो टाइम आ जाता है ना तो वो रिप्लाई देना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो काम करना पड़ जाता है। मुझे वो मर्द बहुत बुरे लगते हैं, भैया आप कर लेना, आपने कह दिया ये काम करने को तो आप कर जाएं, आपने उस वक्त कमिटमेंट क्यों की कि हाँ अब मैं ये करूंगा या मैं आपके अच्छा, मुश्किल ज़ैनब, वक्त में इसमें खड़ा हूँ। ना My एक वो grandmother है। has message for the program, not in a good way. पर जो आगे लिखा वो नहीं पढ़ो, कह रही है बेसासा मर्द भी चंगा नहीं लगता। जिसके पास कोई एहसास ना हो। वो किसी लिंक से कह रही है, कल कुछ हुआ है, वो कह रही है बेसासा मर्द भी नहीं अच्छा लगता। अच्छा, बेएहसास जो लोग होते हैं ना, जिनका मैंने कहा, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि उनको एहसास नहीं होता किसी की तकलीफ का। अगर जैसे बीवी कहे कि मुझे दर्द हो रहा है, मेरी टांगों में आज दर्द हो रहा है, मैंने बहुत काम किया, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, तो वो उसका एहसास नहीं करते। और वाकई ही ये चीज़ जो है ना, ये कोई ऐसा फ्लैग तो नहीं है जिस पे आपको कि बस मैंने इसके साथ नहीं रहना, आज के बाद ख़त्म, ये ऐसा नहीं होता। लेकिन वो जो चीज़ होती है ना, वो आहिस्ता 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 ज़ैनब आपको ज़ैनब कितना and ज़्यादा हलीमा टॉर्चर looking करती pretty. है। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू Looking pretty. Who is this? Dani Amma is saying नानी you're looking अम्मा। pretty. Thank you, थैंक नानी यू सो अम्मा। मच नानी अम्मा। हेलो, बहुत आई अच्छे आप। कैन यू नॉट सी मी, मैं नजर नहीं आ रहा क्या स्क्रीन पे आज? हमने ट्विनिंग कर लिया ना, इसलिए शायद आपको 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 ज़्यादा कोट हो पहनाते हैं, तो आप कोट करते हैं, कुछ ब्रेक में करते हैं। अच्छा अच्छा, ज़ैनब, और बताओ और किस तरह के मर्द? ये तो हमने पॉइंट दिया था ना, तुमने तो उसी पॉइंट को आगे एंडोर्समेंट की है उसकी। हाँ, मैं अलग बताती से हूँ, मैं बताती बताओ। हूँ। मैं सोच रही हूँ क्योंकि मैंने टॉपिक पहले सुना नहीं, जो मर्द घर के काम प्रॉपर नहीं करते औरतों के साथ, मतलब मैं तो रिलेट किचन से करती हूँ, आप भी इसमें थोड़ी सी अपनी रिलेट खुन्नस से निकाल रही करेंगी। है। हाँ, मैं तो निकालूंगी, मैं नहीं, मैं साथ को अगर ये बात बोलूँ, मैं साथ का नाम लूंगी, अगर मैं साथ को कहूँगी नहीं साथ चाय बनानी है, कहेगा अच्छा, बर्तन किधर है? वो रुक जाएगा। कौन सा चाय भाई, 2 सॉस पैन है उसमें से किसी एक नहीं, बताओ ये वाला कि ये वाला, साथ इसमें बना दो, ओके कितने कप चीनी, हालांकि मैं रोज इसको बताओ कितने कप पानी या दूध रोज सिखाती हूँ चाय, लेकिन उसने एक फिर मैं कहती ये छोड़ काम दो, ना करने छोड़ का दो तरीका साथ, होता छोड़ दो, है। मैंने खुद करना है। ये इसलिए ज़ैनब, करते हैं सही- हम, यही बात। ये इसलिए तो करते हैं हम। क्यों
करें ना घर के काम, हम भी तो करती हैं। हम कहते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, आप कहते हैं कहाँ देखो पड़ी बात है, सुनो, चीज़ों में उठा के दे मैंने देती तुम्हें कभी कहा मेरे ऑफिस से काम करो, कभी साथ ने कहा मेरे ऑफिस से काम करो, नहीं कहा तो ना मैंने उसने। इससे साथ को कहा है कि तुम एक जगह आके खाना बना लो। हाँ 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 इसके साथ हाँ, अब तो आवाज ही नहीं आ रही ना। क्या? हाँ, ये वाला भी क्या जिस समझ बात का गए? जवाब नहीं देना था। हाँ क्या आवाज ही आ रही कुछ नहीं, पर देखो यार अच्छा, प- मर्दों के पीछे पड़ गई कहती है एडवोकेट, मैं तो मर्दों की चलो बहुत ये इस एडवोकेट बात हूँ। पे मैं कह सकती हूँ कि इस बात पे तो ना करो काम वाला रख दो बस। नहीं करना काम मत करो। पैसे काम वाले के रख के दे दो दो। हमें। ज़ैनब क्या पका रही हो आज? आज हम आलू कीमा बना रहे हैं, इंशाल्लाह। किस चीज का कीमा है? बीफ का। नहीं 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 हाँ हाँ अब वो वॉश करने होने गया। नहीं 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 ज़ैनब, नहीं पनीर लिया हो किस कीमा ले किस्म आओ। का हंसी हो। नहीं ज़ैनब सही मुझे बता। बहुत खुश हुआ। कि आज मुझे ये कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। बीफ का कीमा, लेडीज एंड जेंटलमैन, इसकी अनाउंसमेंट होगी आज। एक और सुप में बीफ यानी कि बछड़े का कीमा बन रहा है। बछड़े का है, गाय का है, भैंस का ये है? मुझे नहीं पता, चेक इम्तियाज नहीं से किया? रब्ता करते हैं। गाय बछड़े का जो है वो आज बीफ कीमा बन रहा है, आलू भी होगा चले उसमें। जी, थैंक यू सो खाएंगे मच ज़ैनब। इंशाल्लाह। हम जो है वो थोड़ी देर में आपसे रब्ता करते हैं कीमा खाने के लिए। आज है हुमायूं, आज, हम आज। अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। आज जिनको हमने दावत दी हुई है उनका जो मौजू है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे हुमायूं दोनों को, बिकॉज उनका ये कहना है जो आपने मुकम्मल कोशिश की मुझे गिराने की, बिकॉज स्किन की बीमारियां हो जाती हैं, ये स्किन डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे एक्नी है, रिंकल्स हैं, ये भी एक तरह की एक स्किन की बीमारी ही है ना। स्किन अपनी सही हालत में नहीं है या बुढ़ापे की तरफ जा रही है, तो उसको आपने ठीक करना है। वो हमारी हेल्थ की वजह से होती है, हमारी गट हेल्थ ख़राब होती है, हम गलत खाना खा रहे होते हैं या हमें कोई और डिजीज़ पहले से मौजूद होती है जिसके असरात हमारी स्किन पे और जैसे हमारे कि बालों पे उन्होंने होना कहा, शुरू हो जाता वो फरमाती हैं, इरम जावेद साहिबा फरमाती हैं, इरम जावेद साहिबा है। जी 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 फरमाती हैं कि अगर आपको दाने निकल आए तो आप फौरन कहते हैं क्रीम बता दे, दाने खत्म कर दे, लेकिन बिल्कुल। आपको ये नहीं पता दानों के पीछे हिस्ट्री क्या है, वो क्यों निकल रहे हैं। सो लेडीज जेंटलमैन, शी इज़ अ स्किन कंसल्टेंट और वो Nutritionist डाइटिशियन भी भी है, हैं, yes. न्यूट्रिशनिस्ट भी है। आज उनसे पूछेंगे कि ये राह कहाँ से जाती है और कहाँ ख़त्म होती है, क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या ज़िंदगी के इतने साल जो उन्होंने अपनी न्यूट्रिशनिस्ट की ज़िंदगी गुजारी है उसमें क्या साइंस ये कहती है कि खाना बहुत ज़रूरी है। आप क्या खा रहे हैं, किस चीज़ से खा रहे हैं, किस टाइम खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्या इससे फ़र्क पड़ता है आपकी स्किन पे, जानते हैं। इरम जावेद लेडीज जेंटलमैन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत सालों का एक्सपीरियंस लेते हुए आज हमारे पास आई हैं और हमें बताएंगी पर्स हमने चोरी तो नहीं करा, लोग अपना पर्स क्यों लाते हैं? मैं नहीं आज तक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आपने पर्स को उधर बिठाए और आप वेरी गुड, क्या हाल चाल? ठीक है आप? बहुत शुक्रिया आने के लिए। अच्छा, हमने अब इरम पहले जी, हमने उठाना शुरू किया थे, पर सब नहीं उठाते। सबसे पहले तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह, सादा मगर पुरवकार, बहुत ही बेहतरीन आपने ड्रेसिंग की हुई है। माशाल्लाह। और मर्दों के हवाले से हम सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्या सोचती हैं, कौन सी मर्दों के अंदर ऐसी आदत है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता या आप बर्दाश्त नहीं कर सकती? नहीं नहीं, मैं ओवरऑल बात करूँगी। जी, कंट्रोलिंग मर्द जो होते हैं ना वो क्योंकि वो फिर उसमें ये जिन्हें होता पपेट बीवी चाहिए होती है, जी? पपेट बीवी चाहिए होती नहीं है। नहीं, हाँ मेरा ख्याल है नहीं, लेकिन इसके ये भी होता है ना कि कंट्रोल वो इसलिए कर रहे होते हैं ना कि वो अपने एक्शंस कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो दूसरों के कर रहे होते हैं ना। तो बस ये है कि कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया में यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट करने आए हैं, गाइड करने नहीं आए। तो लोग गाइड करने के चक्कर में ओए होए उनकी होए उनकी ये नहीं, लेकिन इरम जी, गाइडेंस अगर कोई मांग रहा है या वो आपके साथ इतना कंफर्टेबल है कि उसको लग रहा है कि आप उसे बड़ा अच्छा गाइड करें, तो फिर तो आप जरूर करें। देखिए, अगर कोई मांग रहा है तो अपोज ना करें, है ना? जी नहीं नहीं, अगर कोई मांग रहा है और दूसरा एक इम्पोज करना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं ना। क्योंकि आजकल के दौर में अगर आप आजकल की बात करें तो लोगों को अवेयरनेस है ना, लोग बच्चों को भी पता है, तो उनको देखना चाहिए कि खुद वो उनको आप एक्सपीरियंस करने देना चीज़ों को। बिल्कुल ठीक है। आप कैम 2 का शॉट बनाए भी, मैं आपका ये जो पर्स है इसको नजर आए ना, फिर अगर जले तो फिर नहीं, दुनिया नहीं, जले। sorry, नहीं कोई ऐसे ना क्या जले ना, फिर तो लड़कियां औरतें जले ताकि नजर आए ना कि ये है भाई। सॉरी, कोई इतना खास भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बहुत नहीं नहीं, अच्छा है। चीता Very प्रिंटर nice. देखना कैसे आग लगेगी और अपने शौरों कहेंगे ये चाहिए मुझे। अच्छा इरम जी, हम अब टॉपिक के बारे में बात तो ज़रूर करेंगे, लेकिन आपने कंट्रोलिंग की जो बात की उसके वापस ब्रेक से वापस आके हम आपके टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कंट्रोलिंग मर्द अक्सर इस वजह से भी होता है क्योंकि उसने अपने घर में भी अपनी माँ बहनों को कंट्रोल किया रहा है। उसके वालिद साहब भी ऐसे ही थे, ठीक है? तो उसी को माँ ने ठीक नहीं किया। उसने बताया कि बेटा जो बाबा कर रहे थे वो ठीक नहीं था, यू कैन नॉट डू दिस।
अब वो खुश होती है कि हाँ जो हमारे साथ हुआ ना, अब इसके साथ हो तो दिल को तसल्ली मिलती है एक सास को। ये कैसे तब्दील कर रहा है? नहीं, एक्चुअली देखिए ना, हर एक को चाहिए कि वो अपने आप को बिजी करे ना, दूसरों की ज़िंदगी में अपने आप का रोल निकालना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है ना। हर वक्त आप दूसरों के, अगर आप बेटे की शादी हो गई है तो आपका रोल तो ख़त्म हो गया है ना। तो आपको तो अब अपनी लर्निंग कुछ करनी चाहिए, जो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप नहीं कर सके, जो आप कुछ पढ़ नहीं सके, कुछ स्किल्स आप सीख लें। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस यहीं से कंटिन्यू करें, कहीं बच जाएगा, साथ रहेगा, देखते रहिए एक और सब। वेलकम बैक टू द शो। इरम जी का जो टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात करने लगे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज जब भी हम किसी एस्थेटिक फिजिशियन से या स्किन कंसल्टेंट से या स्किन स्पेशलिस्ट से बात करते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि जी अब तो स्किन ख़राब हो गई, अब आप ये प्रोसीजर कराएं, ये कराएं, ये कराएं, इस तरह से बेहतर हो जाएगी। बट जो इरम जी हैं वो ये कह रही हैं कि आपने अपनी खुराक को सबसे पहले बेहतर करना है, उन सारी चीज़ों से आपका स्किन और आपके बाल जो हैं वो लिंक्ड है। इरम जी इसकी कितनी एडवोकेट हैं आप कि अगर आप अपना खाना पीना सही कर लें और तवाज़ुन कायम रखें उसमें, तो आपको शायद मे बी 50s तक भी प्रोसीजर्स की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल, देखें, अगर आप इंटरनल, मेरी अप्रोच ये है कि आप इंटरनल न्यूट्रिशन आपकी और एक्सटर्नल केयर, तो इसमें इंटरनल में ये होता है कि जब भी आप जा रहे हैं, प्रीमेच्योर एजिंग के लिए लोग जा रहे हैं, डार्क सर्कल्स के लिए जा रहे हैं, पिगमेंटेशन के लिए जा रहे हैं, डलनेस के लिए जा रहे हैं, तो एक्चुअली आप कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आपके अंदर होती है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये बच्चों में भी है, ब्लड प्रेशर भी है, ये सब इन चीज़ों से जो जब आप ये कॉज आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करती है, तो जब इन्फ्लेमेशन होती है तो फिर सैगिंग भी होती है, और फिर सबसे ज़्यादा उसमें जो बुरा काम वो ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है ये सप्रेस हो जाता है। जब इम्यूनिटी आपकी कम होती है तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स फिर शुरू हो जाते हैं। आप ऊपर से प्रोसीजर्स लोग अब करवा भी रहे होते हैं तो आप ये देखें कि उनके फेस और पफ्ड हो जाते हैं, वो इसलिए कि उनकी लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं होती। तो मैं जो कर रही हूँ, मैं उसमें जो लोगों को गाइड भी कर रही हूँ कि आप अपने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी इंसुलिन स्पाइक्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये अब हर एक के साथ हो रहा है। आप देखें, जिससे भी बात करें उनको ब्लोटिंग भी हो रही है, छोटे बच्चे भी हैं, दूसरे के, क्योंकि खाना हर वक्त हम गाइड करते हैं कि आप खाना ये खाएँ, ये खाएँ, ये खाएँ, नहीं, आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि वो आपकी एब्जॉर्प्शन हो रही है या नहीं हो रही। एब्जॉर्प्शन पे यहाँ पे कोई बात नहीं करता। देखिए, कोलेजन भी कम होगा, इलास्टिसिटी भी कम होगी स्किन की जैसे जैसे आप एज करेंगे। क्या कोलेजन स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ, कोलेजन, इलास्टिसिटी, रिंकल्स, इनको रोका जा सकता है मुकम्मल तौर पे, इन्हें डिले किया जा सकता है, डिले किया जा सकता है अगर आपका इम्यून सिस्टम कितना है? एक फ्रीक्वेंसी क्या कहती है, कितना कुछ डिले कर सकते हैं अगर आप अच्छी डाइट और अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छी वॉक कर रहे हैं? आप देखिए, जो योगा करते हैं बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट क्या है, वो जो खाना खाते हैं वो उनकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होती है, और वो स्ट्रेचिंग करते हैं। जब वो स्ट्रेचिंग करते हैं तो लिम्फ नोड्स जब उनके स्ट्रेच होते हैं तो जो लिम्फ है जो हमारे इम्यून सिस्टम को जो फिल्टर करता है, वो जब आपका रिलीज़ होता है तो आपकी बॉडी जो है इंटैक्ट रहती है। मसला ये है ना कि बॉडी में सेलुलाइट बन रहा है, सैगिंग हो रही है या फिर कैल्सिफाइड हो रहा है, तो ये जब चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आप इंटरनली आपका फिल्टर जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आप इसको डिले इस तरह कर सकते हैं, आप अच्छी स्ट्रेचिंग करें। जब आप अच्छी स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपके डिटॉक्सिफाई होती है बॉडी। इरम, स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज में कितना फ़र्क है ये मैं पूछूंगा स्कॉलर के बाद। हमारे साथ सहर सहर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग सहर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, हाल भी ठीक और चाल भी ठीक। देखा है आप फिर बताएं ना। देखा है फिर कल पूरा शो देखा है आपने? वो पूरा आप लोगों ने तो क्या कंट्रोवर्सी चला दी यार। मुझे हंसी आ रही थी फॉर नो रीजन। क्या कंट्रोल, वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हुनर होते हैं, हर किसी के पास तो नहीं आपने होते। देखा नहीं, आपने YouTube पे चेक करना था ना। मुझे जो याद पड़ता है उनके 2 ही सॉन्ग हम सुन पाए। एक वो जो था, मैंने आपको सुनाया था, इस रंग के कपड़े न पहना कर, और दूसरा था
नए कपड़े पहन कर जाऊं कहाँ, मैं बाल बनाऊं किसके लिए। इसको सर्च करें आप लोग, ये हैं बकायदा हम लोग। नहीं, ये वाला जो ये जो अभी आपने कहा है, ये तो मैंने सुना हुआ है, ये मैंने सुना हुआ है। हाँ तो वो भी है। तो इस रंग के कपड़े ना तो पहना कर, ये रंग मैंने मेरी और हुमायूं ने कब कहा कि नहीं है, हम तो मान गए, हमने कहा बिल्कुल है, बिल्कुल है, हम जाके सुनेंगे इसको। बिल्कुल बिल्कुल सुने आप, और आपको अच्छा भी लगेगा। हम लोग तो बहुत सुनते थे, मजा आता था। आप बताएं हतीजा जी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। उसको अल्लाह एक दो दिन से थोड़ा सा जुकाम हुआ हुआ है, और वो मुझे भी हो गया अब उसके साथ रह रह के। ओहो, अल्लाह ताला जो उसको already है। खुशी वाली, खुशियों वाली, तरक्कियों, कामयाबियों वाली अता फरमाए, और आपको उनकी लाखों करोड़ों अरबों खरबों खुशियां देखी। आमीन सुम आमीन, आमीन सुम आमीन। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सहार। आप लोगों की जो दुआएं होती हैं ये इतनी अच्छी लगती हैं सुन के कि लगता है कि हाँ अब घर जाऊंगी तो ठीक हुई भी होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा इरम, स्ट्रेचिंग में और एक्सरसाइज में कितना फ़र्क है? क्योंकि हम लोग सब जिम तो जा रहे हैं, हम एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन हम ना एक्सरसाइज से पहले स्ट्रेचिंग करते हैं ना एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग करते हैं। तो क्या स्ट्रेचिंग मुख्तलिफ है उससे, और क्या घर में भी हो सकती है? जी, घर में भी हो सकती है स्ट्रेचिंग। एक्चुअली आपको लिम्फ नोड्स जो है ना, आपको उनको स्ट्रेच करना होता है ताकि वो फिल्टरेशन उसकी, देखें ये लिम्फ क्या होता है? लिम्फ ये होता है कि जो आपका प्लाज्मा जो आपके सेल्स में से लीक हो रहा होता है ना, वो आपको उसमें वाइट सेल्स होते हैं और उसमें वो उसने आपका इम्यून सिस्टम को फिल्टर करना होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये आपका फ्लो में हो। और जब ये ट्रैप हो जाता है, सेल से प्लाज्मा लीक होता है फॉर इम्यून सिस्टम, ब्लड में, हाँ यस, ये इस तरह होता है। बिल्कुल। क्योंकि मुझे जितना पता था एक सेल वॉल होती है देखिए सेल उसमें की, से तो लीक उसमें से करता है, कुछ वो लीक करते हैं ना। तो वो जैसे जैसे हम एज हमारी ग्रो हो रही होती है और हम बड़े हो रहे होते हैं, तो हमारा वही सप्रेस हो रहा होता है। तो इसी मैं अगर इसको साइंस तक आज सब सीखें, एक सेल है, एक सेल में से आपका एक लिक्विड बाहर निकल रहा है, वो लिक्विड निकलना जरूरी है ताकि आपको इम्यून सिस्टम को प्योरीफाई करे। जरूरी का तो इस तरह से है कि वो लीकेज उसकी हो रही होती है ना, तो वो आपको फिल्टर कर रहा होता है। उसमें फैट सेल्स होते हैं, ये होता ही है। देखिए मैंने बायोलॉजी पढ़ी है, जो सेल होता है, सेल के अंदर एक टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, वो निकलना जरूरी होते हैं। वो लीकेज जरूरी है ताकि निकले और आपके इम्यून सिस्टम से बाहर निकल जाए, फिल्टर हो जाए, और वो जरूरी होता है। जैसे ही आप बड़े होते जाते हैं तो वो उसका जो रिलीज है ना, वो कम होता जाता है। नहीं, रिलीज कम नहीं होता जाता, उसका रिलीज तो हो रहा होता है, लेकिन ये कि हम लोग एक्सरसाइज जैसे करें, देखिए ना, सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए ना, हम पूरी ब्रीदिंग करते हैं ना, हम स्ट्रेचिंग करते हैं। जब हम जितना स्ट्रेच करेंगे, जितना हम ब्रीदिंग करेंगे, जितना हम उस पर ऑक्सीजनेट करेंगे अपने सेल्स को, उतना वो तो अगर हम नहीं कर रही है तो हम नहीं कर रहे, तो फिर ये देखें ना, जो सेल्यूलाइट आजकल है कि आपको सेल्यूलाइट है, आपकी सैगिंग है, वो इसीलिए है कि वो बीच में रह रहा है और आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो रहा है। तो इस वजह से ये सब फिर वो बाकी आपकी एक्सरसाइज और स्ट्रेच मुख्तलिफ चीजें। यस, बिल्कुल डिफरेंट है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप कुछ मसल्स को अपने, अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आप कुछ ही मसल्स हैं जो आपके एक्टिवेटर उसी के अंदर इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो आप माइंड और बॉडी के कनेक्शन के साथ करते हैं। और स्ट्रेच ऐसे नहीं, आपको फील करना है उसका स्ट्रेच। आप अपनी कमर को एक तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं, बाजू को एक तरफ, लेग्स को आप कर रहे हैं। तो जब वो आप स्ट्रेच करते हैं और अगर आप अच्छा स्ट्रेच करते हैं तो उसके बाद लेकिन आपने कहा ऑक्सीजन चाहिए सेल को, आप उसके लिए करते हैं, तो वो तो एक्सरसाइज में भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। माइंड कनेक्शन तो एक्सरसाइज के टाइम पर भी होता है, लेकिन आप ब्रीदिंग तो उतनी नहीं कर रहे होते। जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपको एक पोजीशन पे, आपको जैसे हम योगा वगैरह करते हैं, एक पोजीशन पे आपको कुछ टाइम रहना होता है कि आपके सेल्स को आपकी मसल्स को पता चल रहा होता है कि जी आप स्ट्रेच कर रहे हैं। तो स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हलीमा से पहले मैं खुद, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मैं आज सीख के जाऊँ आपसे। फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं पुल कर रहा हूँ, आई एम इनहेलिंग, जब मैं रिलीज कर रहा हूँ तो आई एम रिलीजिंग आई एम एक्सहेलिंग। तो मैंने तो माइंड कनेक्शन बनाया। अगर मैं फॉर चेस्ट कर रहा हूँ तो मैं चेस्ट को माइंड में रख रहा हूँ कि मेरी चेस्ट पुल हो रही है, सो मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो क्या मेरी एक्सरसाइज से भी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही? क्या वो प्योरीफाई नहीं हो रहा? प्योरीफाई तो हो रहा है, ऑक्सीजन तो मिले, लेकिन देखिए आपके जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है ना, उसके लिए आपको आपके जो लिम्फ्स कहाँ होते हैं, आपने तो बायोलॉजी पढ़ी हुई है, आप फुल बॉडी में होते हैं, तो वो जो उसकी स्ट्रेचिंग जो है वो डिफरेंट है ना। जब आप जब माइंड के साथ आप काम कर रहे हैं तो आप उस मसल को एक्टिवेट कर रहे हैं, है ना। जब आप पुल कर रहे हैं तो आप मसल पुल कर रहे हैं ना, तो आप लिम्फ नोड्स के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं ना। तो जब आप योगा करते हैं तो आप लिम्फ नोड्स के बारे में सोचते हैं कि आप जरूरी है कि आप सोचें उसके बारे में। यस,
देखिए आप सोचते हैं हाँ, तो वो मुश्किल है ये। वर्किंग होती है, और यही माइंड बॉडी कनेक्शन है। क्योंकि अगर हम ब्रीदिंग भी देखिए मेरे पास बहुत सारी, क्योंकि मैं फीमेल्स के साथ ज़्यादा मेरा है इंटरेक्शन, तो कर रही हैं एक्सरसाइज कर रही हैं, लेकिन बॉडी उनकी दुख रही है, उनके बाजू दुख रहे हैं, उनकी लेग्स दुख रही हैं, क्योंकि वो कैल्सिफाइड हो जाता है। वो वाला लिम्फ कहाँ जाता है, वो कैल्सिफाइड हो जाता है। वो समझ रहे हैं कि कैल्सिफाइड क्या होता है? कैल्सिफाइड होता है कि आपका मसल, आप समझते हैं कि वो मसल बन गया, वो हार्डन हो जाती है ना वहाँ पर, क्योंकि आप मुसलसल एक मसल को जब यूज़ करते हो तो वो हार्ड हो जाता है वहाँ से। तो हम खैर जो मैं बॉडी ट्रीटमेंट्स करती हूँ उनमें वो ये है कि वो सॉफ्टन होते हैं, लिम्फ फ्लो होता है उसमें, लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, आपकी बात क्यों oxygenate सुनूं होता मैं, क्यों बात आपकी मानूं? आपके पास की प्रायर क्या चीज़ है? प्रायर डिग्री है, प्रायर सर्टिफिकेशन है? बिकॉज आपको जो बातें पता है मेरे लिए बड़ी नहीं है और मैं सीख रहा हूँ, तो मैं ये थप्पा कैसे लगा सकता हूँ कि व्हाट यू सेइंग इज ऑथेंटिक? ऑथेंटिक इसलिए कि मैंने इस पे सारी ट्रेनिंग नॉन इन्वेसिव में ट्रेनिंग ली है, और एस्थेटिक में सिर्फ फेस नहीं है, फुल बॉडी भी है। जब आपके पास कोई आता है तो आपने उसे असेस करना होता है, आप फटाफट से उसको डाइट प्लान बता देते हैं, लेकिन देखिए आपने उसकी स्किन से असेस करना होता है, इसमें फैट है, ये सेलुलाइट है इसके अंदर, या फिर इसके अंदर क्या कहते हैं, ये कैल्सिफाइड हुआ हुआ है। तो ये आपने इसको साथ लेके चलना होता है, क्योंकि आप जनरली जब भी आप उनको बताते हैं कि जी आप ये आपका डाइट प्लान है, ये आपके मल्टीविटामिन्स हैं, आप ये ले लें, लेकिन एटलीस्ट आप उसको एजुकेट भी तो करें ना कि आपका सेलुलाइट बना क्यों है। हमारे सेलुलाइट का रीज़न जो है वो इसलिए कि बहुत सारी जो औरतें हैं ना वो प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। अब प्रोटीन डेफिशिएंट जब भी आप होंगे, आपके मसल्स को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। जब प्रोटीन नहीं होगी तो वो सैगिंग शुरू हो जाएगी और वो प्रीमेच्योर एजिंग की तरफ जाता है। जब सेलुलाइट डेवलप हो जाता है आपका, तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि आपका इरम जी, जब भी हम डेफिशिएंसीज की बात करते हैं, मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन के अंदर हम सबको पता है कि डेफिशिएंसीज होती हैं। एक तो ये कि वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखती, दूसरा जो वो बच्चों के को कंसीव करने के अमल से गुजरती हैं, उसके अंदर अपनी बॉडी को एग्जर्ट इतना कर देती हैं। बॉडी का खुद भी मैकेनिज्म इस तरह का है कि वो अपने अंदर तमाम तर जो अच्छी चीज़ें, अच्छी मादनियात मौजूद होती हैं, वो उस बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करती है बॉडी आपकी। उसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी ख़वातीन जो है वो डेफिशिएंसीज की तरफ चल जाती हैं और वो कभी वापस वो चीज़ें गेन नहीं कर पाती, क्योंकि अपना ख्याल नहीं रखती। एकदम से वो बच्चा आ गया, अब उसके ख्याल के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। अब मुझे बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो डेफिशिएंसीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, या कुछ चीज़ों के साथ आपके मामलात सिर्फ डाइट के थ्रू भी चल सकते हैं। फॉर सपोज अगर मैं कहूँ कि जी B12 की डेफिशिएंसी है, तो आप कहेंगे हाँ इसमें अगर आप ये डाइट खा लें तो मामला चल सकता है, लेकिन अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो मामला नहीं चलेगा, आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। देखिए सप्लीमेंट्स तो इसलिए भी ज़रूरी है ना कि आपका लाइफस्टाइल ऐसे है कि आप एक टाइम पे खाना खा रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, या फिर आप लेट खाना खा रहे हैं, तो सप्लीमेंट्स तो मतलब कोशिश करते हैं कि जो लोग ना लें तो बेहतर है, लेकिन अगर जो फिर देने भी पड़ते हैं ताकि आपकी ये, जैसे आपने B12 है, ये तो टिंगलिंग होनी शुरू हो जाती है हाथों में, नर्व्स का प्रॉब्लम इसमें हो जाता है। तो ये इसमें है कि अगर आप कुछ अर्सा ले लें, 3 मंथ्स आप लेते हैं, फिर आप छोड़ दें इसको, तो ये है कि जब ग्रेजुअली आपको फिर बता भी देते हैं कि आप ये खाना खाएं, वो खाएं, तो उस तरह से वो उसको जी, हैंडल आप होता है। बार बार यूज कर रही थी स्किन के लिए और बॉडी के लिए और मेंटेनेंस के लिए, आप सेलुलॉइड की बार बार बात कर रही हैं। सेलुलॉइड है क्या? सेलुलाइट ये है कि जब आपकी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट हो जाती है ना, तो वो उसके अंदर, और ज़्यादातर जो प्रोटीन डेफिशिएंट, आप देखें ना औरतों की सैगिंग जो हो रही होती है, अंडर आर्म्स में हो रही है, बेली एरियाज में हो रही है, वो क्यों हो रही है? तो वो इसलिए कि वो प्रोटीन डेफिशिएंट है। अब जैसे उन्होंने कहा कि वो बच्चों की डिलीवरी के बाद हमें सिर्फ एक ही चीज़ ज़्यादा पे फोकस करना चाहिए, हमें जैसे प्रोटीन उसमें ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी जब भी आपका कोई इन्फेक्शन होती है, कुछ होता है, तो आपका जो प्रोटीन लेवल्स जो होते हैं ना वो आपके कम होते हैं, क्योंकि आपको सारे हमारे जो हार्मोन्स हैं ना वो चलते तो प्रोटीन मैं बेस्ड चाहूँगा है। ब्रेक के बाद आप हमें आसान अल्फाजों में समझाएं कि सेलुलॉइड क्या है, क्या ये कोई बीमारी है, क्या इसको ठीक किया जा सकता है? ब्रेक के बाद, ताकि हमारी ऑडियंस भी इसको कम्प्लीटली समझ सके। शुर्र की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं किचन में, मेरे ख्याल में पानी डाल दिए, धुआं भी निकल रहा है, कहीं मच जाएगा, साथ रहिएगा, देखते रहिए और सब। वेलकम बैक टू द शो। मेरे हुए नहीं है अभी भतीजियाँ, तो मैं बता नहीं सकती। अच्छा एरम जी हमारे साथ मौजूद हैं। एरम जी मैंने जाने से पहले आप सवाल पूछ रहे हैं। मैंने पूछा था सेलुलॉइड का, आप हमें थोड़ा सा बताएंगे, बिकॉज आई वांट टू लर्न, आई वाज वेरी एक्साइटेड। मैंने इसलिए आपसे ब्रेक के बीच में ही पूछा ताकि आप मम्मी मुझे भी बता सकें। सेलुलॉइड क्या कोई डिजीज़ है, ये है साइंस क्या है, और इससे क्या फ़र्क मेरी स्किन को और बॉडी को पड़ता है?
देखिए ये ज़्यादातर ख़वातीन में होती है क्योंकि उनके मसल जो होते हैं ना, मसल लॉस हो चुका होता है, क्योंकि जब मसल लॉस होता है तो जो स्किन के ऊपर वो लूज सैगी हो जाती है, वो लूज हो जाती है, वो हर पार्ट से आपको एक लटकना शुरू हो नहीं, फेस के अलावा बॉडी से भी आपको ना, बॉडी पे भी बहुत बहुत बड़े बड़े चंक्स होते हैं उनके, और वो क्योंकि वहाँ पे आपकी ऑक्सीजन नहीं जा रही, आपकी सर्कुलेट नहीं हो रहा है, आपका प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या फिर आप प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, आप आयरन डेफिशिएंट हैं, आप विटामिन डी डेफिशिएंट है, तो आपको अपनी डेफिशिएंसीज का पता ही नहीं, तो वो डेवलप होते होते एक मोटापा बन जाता है। फिर जब आप उसको जाके अपना डाइटिंग के साथ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आपको और मसल लॉस होता है। जब और मसल लॉस होता है तो वो आपके हैंगिंग्स और बनते हैं, और फिर उन हैंगिंग्स के साथ ये होता है कि आप जब तक तो आप डाइटिंग कर रहे हैं वो चलता जा रहा है, और जब आपने जैसे ही वो खाना छोड़ा है तो वो फिर फिलअप होता है, वो फिर आप उधर के उधर ही आ जाते हैं। तो लोगों के जो आप कहते हैं कि हमारा वापस आ जाता है, लेकिन इरम अगर आपको वापस पुराने वक्तों में लेके जाऊं, हमेशा हम एग्जांपल देते हैं, हमारी नानी दादी हम उनको देखते कहते हैं उनको तो ना झुर्रियाँ पड़ी, माशाल्लाह स्किन इतनी साफ, एक्सरसाइज तो उन्होंने नहीं की, क्या वो भागती दौड़ती रही, काम किया, सब कुछ मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ बताऊं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना, वो आजकल बहुत ज़्यादा हमारी जो है ना वो टॉपिक, हॉट टॉपिक है उसमें। वो क्यों इंसुलिन रेजिस्टेंस इसलिए है कि हम लोग खाना खाने के बाद भी बैठ जाते हैं, खाना खाने से पहले भी बैठे होते हैं। हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मसला है वो ये है यहाँ से कार्फ का, तो हम कार्फ का मसल यूज नहीं करते उसमें। सबसे देखें, अब जो पुराने, मैं चाहती थी कि ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खाने के बाद जब आपको चहलकदमी कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि ये वाला जो मसल आपका जब यूज़ होता है तो फिर आपकी इंसुलिन स्पाइक्स जो आपकी रुकती हैं, और आपका जो खाना है वो उसमें एब्जॉर्प्शन होती है। अच्छा, अब पहले ज़माने का मैं चाह रही थी कि ये आए, इसलिए नहीं पड़ती थी क्योंकि अगर वो जो चीज़ों को वो स्ट्रेचिंग करती थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चलें वो कुछ कर रही थी या नहीं कर रही थी, एशियन स्टाइल वो ज़रूर यूज़ कर रही थी। एशियन स्टाइल पे जब आप जाते हैं, आपके घुटने ठीक होते हैं, yes. तो फिर उसके बाद जब आप खड़े होते हैं तो वो आपकी एक पूरी एक एक्सरसाइज है। तो जब अब आप देखें कि वो जिस तरह जितना आपने उसको ईज आउट किया हुआ है, तो उतना आपकी बॉडी जो सी है ना, वो तो उसके और आप तो बच्चों कहते हैं ये क्या है, इसमें नहीं बैठा जा रहा। तो ये देखें वो आपकी मसल एक्सरसाइज। हमारे साथ कॉलर्स हैं, इकरार हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। वालेकुम अस्सलाम मैडम जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। इकरार भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी भैया आप भी ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, आज तो जो है ना डॉक्टर साहिबा आई हुई हैं, ये तो मतलब कि बड़ी अच्छी डिग्री आप दे दे रहे डॉक्टर साहिबा की, वो डॉक्टर है नहीं, ओ मतलब डॉक्टर ही बोलूँगा तो फिर आप इन्हें इरम जी बोले, आप इन्हें बोले न्यूट्रिशनिस्ट बोले, आप इन्हें इरम जी बोले। इकरार नहीं वो फिर मिसेज भी नाराज होती है ना, इसलिए हम डॉक्टर साहिबा ना क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं तो आपसे पूछूंगा नहीं, इकरार पे पहले मुझे बताएं कैसे मर्द औरतों को नहीं पसंद, क्या चीज, कैसे मर्द औरतों को नहीं पसंद, क्या लगता है आपको? अब इकरार भाई इसका क्या जवाब देंगे बेचारे? जो बंदे बात पे चिढ़ जाते हैं ना, गुस्सा मूड बना रहे, वो नहीं पसंद होते हैं औरतों। अब मर्द तो मुझे लग रहा है वही है। अब मर्द तो इसमें कहेंगे कि तुम ना चढ़ाओ, तुम चढ़ाती हो तो मैं चढ़ता हूँ। तो ये कहाँ से, ये देखिए दिमाग में बात तब आती है जब कोई ऐसी चीज देखी हो। किसको देखा है ऐसे जो बात पे मुंह बनाता है? साले को? इधर है ना कुछ बंदे हैं ना इधर हमारे साथ। अच्छा ठीक हो गया। क्या पूछ रहे इकरार भाई? मैं ये पूछना चाह रहा था स्किन के बारे में कि अभी गर्म पानी से हम मुंह धुलाई करते हैं, नीम गर्म पानी से, ज्यादा गर्म से नहीं, तो उसका कोई असर पड़ता है अगर हम वैसे अपनी स्किन केयर कर रहे हैं? कोई उसका असर ये पड़ता है कि सर्दी नहीं लगती, अच्छा है गर्म पानी से धोते। नहीं यानी कि मतलब फिर भी स्किन ड्राई रहती है, उसका क्या हाल है? ठीक है, मुझे समझ आ गई। जिस तरह के गर्म पानी जब आप बालों पे इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल खराब होते हैं, क्या उसी तरह स्किन भी खराब होती है? नहीं। बहुत शुक्रिया इकरार भाई कॉल करने के लिए। याहिया है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू एंड एवरीबॉडी। थैंक यू। कैसे हैं आप? गेस्ट को भी अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है। और आपका चीता फील्ड देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चीता याद आ गया आपको? थैंक यू सो मच। जस्ट लाइक अ स्नो लेपर्ड। चीते बहुत किस्म के होते हैं, आपको कौन सा चीता याद आ रहा है? भी होते हैं। एक चीता है जो लगड़ बगड़ होता है,
वो चीता नहीं होगा। इट्स अ टाइप ऑफ चीता। बहुत सारी की वो वाइल्ड लाइफ की बात हो जाएगी। अच्छा देखिए, बात आपकी मौजू की तरफ मैं आना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए हमने ना अपनी जो मैंने एक चीज जो मेरे में भी इंटरनेशनल रिसर्च भी पढ़ता हूँ, सारी चीजें पढ़ता हूँ, जो हमने अपनी कुव्वत मदाफियत है ना वो हमारी खत्म होती जा रही है, हमने खत्म कर दी है। हम लोग इतने अनपेशेंट हो जाते हैं कि 3 दिन की अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी लिए उसको कितनी हैवी चीजें ले लेते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं कि वो हमारा रजिस्टर बाद में हो जाते हैं। अब इनसे मेरा सवाल ये है कि हम स्किन की बात हुई, सारी चीजें बात हुई, देखें अब ये तो जरूर हम बहुत मुश्किल है कि कोई जेन्युइन चीजें आप लेके आ जाएं। इवन आप जो चीजें हर्ब्स भी ले रहे होते हैं वो भी यू डोंट नेवर नो कि वो सही है कि गलत है। अब इसी इन्वायरमेंट में हमें जीना, इसी इन्वायरमेंट में रहना है, ठीक है, प्रोवाइडेड कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे। तो ये एक ऐसा मौजूद है जिसमें मतलब बड़ा टफ हो जाता है ना कि आप किस तरह तलाश करेंगे अच्छी चीजें। आपका घी का नहीं, अगर आप रोज लाते हैं तो अगर आप रिफाइंड घी भी खाते हैं तो उसमें भी ऐसे चीजें होती हैं जो आपको नुकसान करती हैं और आपके स्किन पे इफेक्ट डालती हैं। लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सवाल इसमें होते हैं, हमारी एक मिथ है जो मैंने पढ़ा है, वो मिथ ये है कि अगर जैसे हम कोई मछली पे दूध पी लें तो हमारे जैसे सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। इसको आज तक कोई सही डिफाइन नहीं कर सका और हमारे यहाँ इस तरफ अभी मछली का क्या कहा आपने, क्या हो? मछली खा के ऊपर दूध पी लें तो आपके चेहरे दुनिया पे जो में है, ऐसी हाँ। कहीं रिसर्च नहीं है, दुनिया में ऐसी मैंने दुनिया को स्थान मारा है, ऐसी कहीं रिसर्च नहीं है मछली पे दूध पीने पे कि आपके बर्फ के धब्बे हो जाएंगे। और ये पूरी जो आपका फारिश साइड है ना और साउथ इंडियन साइड ये पीते हैं, ये ठीक मछली है। पे भी दूध ठीक पीते है, हैं। ठीक हो है गया यार। यार, ठीक हो गया। Perfect, थैंक यू perfect. जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, सबसे पहले तो इकरार भाई वाला सवाल कर लेते हैं। उन्होंने पूछा था कि गर्म पानी से जिस तरह हम बाल धोते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके बाल खराब होते हैं, उससे ठीक नहीं होते, क्या स्किन को साफ करने से भी स्किन खराब होती है? गर्म बिल्कुल, पानी आप से? देखिए ना ऑयल्स जो होते हैं वो आपके निकल जाते हैं ना, बिल्कुल आपकी स्किन ड्राई होती है, तो इसलिए नॉर्मल वाटर, ल्यूकवार्म वाटर जो भी है। मैडम जी बहुत ठंड पड़ रही है, ये तो सुबह सुबह अगर actually धो देखिए, लिया उससे देखिए, तो मैं पागल से हो ये जाएंगे हम। समझती हूँ, देखिए अगर आप नेचर के साथ अलाइन करते जाते हैं तो फिर आपकी चीजें ठीक है। अब नेचर के साथ अगर आप जब अलाइन, तो फेस आपने वॉश, मैंने अगर अलाइन कर लिया नेचर के साथ, मेरा तोदा बन जाएगा बर्फ का। लेकिन देखिए ना मेरी बात सुने, तो ये नेचर है, ऐसी आती है ना, बार बार आती है आपको साथ लेकिन इसके नेचर तो सर्दी इतनी ला रही है। आपको, आप देखें बाद में आपने जब स्प्लैशेस करने होते हैं ठंडे पानी में, आपने मुंह डालना होता है ताकि आपकी स्किन पोर्स श्रिंक हो, यंग हो, तो ये भी तो बाद में फिर ट्रीटमेंट्स हैं ही ना। तो इसलिए अगर आपको नहीं जैसे कराता ना, मुझसे नहीं होती, मेरे अंदर ताकत नहीं है लेकिन मुझे कराने जनरली एक बात ये बता रही हूँ ना कि अगर आप ठीक है। गर्म पानी तरीका से बताएं। खोलेंगे। अच्छा, आपने ब्रेक के बाद बता रहे हैं, ब्रेक पे चलते हैं, इरम जी, से खुद ब्रेक आके एक और लेते तरीका हैं, बताएं। कई बज जाएगा हमारे साथ। आप वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। याहिया ने सवाल पूछा था, पहले उसका जवाब दे दें फिर हम अपने सवालों की तरफ जाएंगे। उन्होंने कहा था मछली वगैरह जो खाते हैं उससे लोग कहते हैं कि उसके ऊपर दूध पी लेने से बर्ज की बीमारी हो जाती है, स्पॉट्स आ जाते हैं आपकी स्किन पे। ये इसकी कोई रिसर्च मौजूद नहीं है, कहीं पे भी इसको इंडोर्स नहीं किया गया। अदर मिथ्स एज वेल, जिसमें हाँ, होता है कि हाँ। फ्रूट के ऊपर पानी नहीं पीना, आप हाँ। वॉमिटिंग हो जाएगी, तो हमारे तो पेट खराब हो जाएगा, देखिए, इससे वो, बहुत सारी चीजें। देखिए कई बार तो ऐसा होता है ना कि आपका पहले से कोई मसला चल रहा होता है, तो फिर आपको ट्रिगर का पॉइंट आ जाते हैं, कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट होता है कि आपने फ्रूट के ऊपर से पानी पी लिया तो आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, या फिर आपका ये होता है जो चीज़ साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। मैं नहीं कहती कि वो होती नहीं होंगी, लेकिन ये है कि ज़्यादातर तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से ही ये सारी देखिए, आप कहते हैं 0.001% भी अगर चांस हुआ कि जो लिखा है वो ठीक हुआ, तो फिर तो आप देखिए लोग जो विजडम है ना, जो न्यूट्रिशनल विजडम है वो तो सस्टेन कर रहा है ना अभी तक। हम लोगों ने क्या किया है, हमने तकरीबन 80s के मिड से हम लोगों ने जो न्यूट्रिशनल विजडम था उसको हमने छोड़ दिया। जो हमारी नानी दादी वगैरह जिस तरह से खाना खा रहे होते थे, जिस तरह से हमें दे रहे होते थे, हमने वो हर चीज़ छोड़ दी है। तो वो एक उन्होंने पढ़ा तो नहीं हुआ था, लेकिन न्यूट्रिशनल विजडम था उनका हर चीज़ में ना। तो अब मैं ना आपने शुरू में बात की थी, आप विजडम की बात करिए, मैं आपको पुरानी एग्जांपल से दूंगा। जैसे आपने कहा इन्वेसिव से नहीं, अगर आप लोग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग वगैरह, डाइट अच्छी कर दें,
हमने देखा हमारे पड़ोस मुल्क में ही बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने बहुत सर्जरी, इन्वेसिव सर्जरी कराई, दे लुक परफेक्ट, जब भी आते हैं वो लगता है कब बूढ़ी होंगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक और एक्ट्रेस है करीना, जिन्होंने इतनी ज़्यादा इन्वेसिव सर्जरीज नहीं करवाई, लेकिन वो एक्सरसाइज बहुत करती हैं, सबको पिलाटेस हमने शायद उन्हीं से सुना, फिर पता चलना शुरू हुआ। लेकिन अगर आप वो एक्ट्रेसेस के सामने खड़ी होती तो आपको करीना बूढ़ी लगती है, आप कहते हो कि यार ये बूढ़ी हो गई है उनके बिनास्बत से। लेकिन देखिए मैंने एक चीज़ और भी कहा ना कि लिम्फेटिक ड्रेनेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको खुद पता चले कि आपके लिम्फ नोड्स कहाँ पर हैं, अगर आप उनका मसाज शुरू करते हैं तो आपके जो प्रीमेच्योर एजिंग है ये भी ना और ये कैसे पता चलता है लिम्फेटिक नोड्स कहाँ पर है कैसे? वो आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन सा एरियाज आपके नेक में है, आपके फेस में। आप बता सकती हैं? जी, मैं सबका जनरल होता है। एक्चुअली बॉडी तो सबकी एक जैसी है ना। हमें बताएं। मैं तो आप देखिए कल से आप देखिए मैं जवान सबसे ज्यादा जवान। आप बताएं कहाँ लिम्फेटिक देखिए आपके ये लिम्फेटिक नोड्स हैं, आपके यहाँ क्या करना क्या इसको? इनको आपने इस तरह करके आपने प्रेस करना है, नीचे की तरफ करना है। आप बहुत बूढ़े हो रहे तो हो। आप अपने आप करवाओ, हमें मिट जाएगा वहाँ चले करवाएं। देखिए ये कान, मैं अब आपको सिंपल सी एक बात बताऊं, कि जो वजू जब हम करते हैं तो ये वाले एरियाज को यूज करते हैं हम। पीछे हमारी नेक पे हमारे सारे वो लिम्फ नोड्स हैं, हमारे यहाँ पे लिम्फ नोड्स हैं। जब आप इनको ब्रश करते हैं, जब आप इनके ऊपर मसाज करते हैं, आराम से अपना इसके साथ भी आप क्रीम्स के साथ कर सकते हैं। आपको जब याद आए आप तब कर सकते हैं। आपके यहाँ पे वेगस नर्व है जो आपके पूरी जो है सिस्टम को, आपको नर्वस सिस्टम को आपको चला रही है, गट से लेके वो ऊपर तक आ रही होती है। तो जब आप इसको मसाज करते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत है, यहाँ पे स्ट्रेस जमा हो जाता है ना, जब हमारा स्ट्रेस जमा हो जाता है तो फिर हमारे इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है, रिंकल्स आ जाते हैं। और ठीक है इरम जी, अगर हम बात करें एजिंग की तो जाहिर है एज तो आनी है, और मुझे लगता है कि एज अप्रोप्रिएट ही आपको लगना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको बूढ़ा लगना चाहिए, लेकिन बिल्कुल जवान भी लगना एक आर्टिफिशियल चीज़ है ना। अल्लाह मियाँ ने जब एक एजिंग बनाई है तो उसका यकीनन कोई ना कोई मकसद होगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपना स्किन का ख्याल रखते हैं, अपने फेस का ख्याल रखते हैं। जैसे मैं भी घर जाती हूँ तो मैं भी अपने फेस का थोड़ा सा मसाज करती हूँ, उसको धोने के बाद थोड़ा सा क्रीम लगा के। ये नहीं मैं कहती कि मैं पूरा दिन यही करती रहती हूँ, लेकिन कुछ करती हूँ मैं थोड़ा बहुत। हम अपनी गर्दन का ख्याल नहीं रखते, और बहुत सारे लोगों की गर्दन से आपको फ़ौरन पता लग जाता है कि यार ये इनकी एज ये हो चुकी है, या आपको उनके हाथ से पता लगने लग जाता है इस जगह से कि इनकी एज ज़्यादा हो चुकी है। इन चीज़ों का, गर्दन की स्किन का और हाथ की स्किन का कैसे ख्याल रखें कि वो आपके साथ मैच करे? अगर आप अपने फेस का ख्याल रख रहे हैं तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। मैंने आपको जैसे बताया ना कि आपके जो लिम्फ नोड्स हैं, आप इनको जहाँ से अगर आप चार्ज करते हैं, अपनी नेक की आप मसाज करते हैं तो, और हाथों का आप मसाज करते हैं, तो होता क्या है उसमें होता है कि आपका लिम्फ फ्लो हो जाता है ना। तो जब लिम्फ फ्लो हो जाता है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा कोई कुशन उसके लिए है ही नहीं कि वो आप डिम्पल्स पड़ जाएं या रिलैक्स हो जाए या उधर आप कुछ डिपॉजिट हो। जब वो सारा आपका निकल जाता है, और दूसरा आपके हाथ लगाने से आपकी स्किन ऑक्सीजनेट भी हो रही होती है ना, तो वो वहाँ पे सर्कुलेशन जैसे तेज़ होती है, वहाँ आपके मसल्स दोबारा उसको टाइट कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप डाइट में प्रोटीन अपना ऐड करें। आप प्रोटीन आप लेंगे, और जब आप प्रोटीन लेते हैं तो वो आपके मसल्स, क्योंकि वेयर एंड टेयर तो हो रही है ना, मसल्स तो आपके जा ही रहे हैं। इरम जी, आपने प्रोटीन का जिक्र बहुत बार किया है। अभी हम एक कॉलर लेंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि प्रोटीन को किस फॉर्म में लेना चाहिए, किस वक्त लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। हम फैसल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम भाई, उन्होंने मेरा नाम गलत सुन लिया था भाई, मैं एहसन हूँ। एहसन ये बस कोई नहीं, हो जाता है। कोई तो होगा फैसल आपके इर्द गिर्द। एहसन, आप जब हंसते हैं ना, मेरा कसम से दिल कट सा जाता है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं एहसन। आप तो बताएं कटता क्यों है फिर? तो बाग होना चाहिए आपका दिल। समझ गया मुझे क्यों हुई कि हुमायूं ने बगैर किसी तंज के बहुत अच्छी तरह दिल से मिटाई थी, बहुत दिल के साफ बंदे। और आज माशाल्लाह इन्होंने सर्दियों का रिवायती जो फिल्मों में ड्रेस होता है वो पहना हुआ है। तो ये कौन सा रवायती है? तो बर्फानी रीच पहनते होते हैं ये जैकेट। बात सुने एहसन भाई, एक्सक्यूज मी, कैसी मर्द औरतों को नहीं पसंद? आपकी तो बड़ी गहरी रिसर्च होती है इन चीज़ों पे। क्या लगता है कौन से मर्द औरतों को नहीं पसंद? कौन से? देखिए, जो इसमें बहुत मेरी आपने कहा रिसर्च बहुत ज्यादा है। अमूमन मर्द जो है ना, अब आप बुरा नहीं मानिएगा, जो पहले जमाना था कुछ उसमें औरतें जो है ना बड़े बुर्दबाज, जिम्मेदार, संजीदा, थोड़े उखड़ मिजाज और जरा बेस्ट और डिसेंट, डैशिंग मर्द इस तरह के पसंद करती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब बच्चे वो लोग भूल ही गए, वैसे हीरो भी खत्म हो गए, तो अब हंसी मजाक करने वाले, उछल कूद करने वाले, बाद पर खैर लगाने वाले, अब इनका दौर आ गया है। ये मेरी बात हो रही है, मैं हो गया हूँ जलील ऑन एयर। मेरी बात मैं हंसू ना, मैं ना हंसू आइंदा की बात।
खुश ना हूँ नहीं, एक सेकंड आप मेरी बात सुने। चटनी ना खुश हूँ मैं जिंदगी में नहीं, रबेल कैसे लंबी नहीं, मैं खुश ना हूँ, मैं जिंदगी में खुश ना रहूँ। नहीं, बहुत खुश हैं। मैं कह रहा हूँ उसमें दो किस्में हैं। एक तो माशाल्लाह आप जैसे लोग हैं कि वो हर चीज के साथ अपनी नॉलेज अपडेट रखते, मुख्तलिफ मौजूआत में मुख्तलिफ शख्सियात बस करे जो आपने कहना था कह दिया। सवाल पूछे, क्या सवाल पूछ रहे हैं? हो गया जो होना था। सवाल बात ये कि छोटे बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, स्किन के मसाइल हैं। अब हम लोग वालिदैन मदर उनको भेजती बेटा जाके क्रीम लेके आ जाओ सर्दियों की, तो हमने देखा कहीं लिखा होता है कोल्ड क्रीम, कहीं लिखा होता है वैनिशिंग क्रीम, कहीं होता है कि वो स्किन के हवाले से उसको मॉइस्चराइजिंग वगैरह या जेल या जेली। तो प्लीज ये बताएं कि अगर सर्दी पड़ रही हो और किसी की खाल जो है वो इतनी खुश्क हो और फट रही हो बुरी तरह, तो उसमें क्रीम लेते वक्त क्या कहें ताकि वही क्रीम आए? कुछ ना करे, बस क्रीम ले ले। अगर फट जाए तो सिर्फ क्रीम ले ले। कॉल करने के लिए जी इरम जी बताएं क्रीम कौन सी इस्तेमाल करनी है? देखिए क्रीम्स तो बहुत सारी हैं मार्केट में, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऑयल्स जो एसेंशियल ऑयल्स हैं ना ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जिसको जो सूट करता है। कोकोनट ऑयल भी आप लगा सकते हैं, उसमें ग्लिसरीन ऐड करके आप लगा सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं। उससे ये है कि वो स्टे भी करते हैं, बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं और आपको न्यूट्रिशनली एक वैल्यू भी इरम जी आज तक मैंने कोई जितने ऑयल्स आप नेम ले मैंने लगाए, मैं काला पटाख हो गया हूँ। मैं लगता है अभी मैं सूडान से मेरा फ्लाइट हुई है। देखें आपने दिन में नहीं लगाने हैं, आपने वो ये रात को लगाने होते हैं। जब मॉर्निंग में आप उठते हैं तो आप सिंपल फेस वॉश करते हैं, आप उसमें फेस वॉश। देखिए मेरा रंग बहुत फेयर है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्यादा फेयर है, ठीक है, बहुत ज्यादा फेयर है, तो मैं इसको बिल्कुल खराब नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप रात को अगर आप ये यूज करते हैं तो आपकी स्किन में एक मॉइस्चर जो है उसको जो उसकी नीड्स हैं वो पूरी हो जाती हैं। कोलंजी का तेल है, इसमें लौंग का तेल है, इसमें बहुत सारे है कि अगर आपको सूट जो करता है। आप गिफ्ट करती होती हैं ऑयल्स किसी को? मैं नहीं गिफ्ट करती, लेकिन मैं खुद यूज करती हूँ। तो ये थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कोई सहारा ना मिल रहा मुझे, कई बज जाएगा। देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले प्रोटीन के हवाले से सवाल पूछा था कि प्रोटीन किस फॉर्म में लेना है, हमने किस वक्त लेना है और कितनी क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि आपने बहुत दफ़ा इसका जिक्र किया। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये सारा हार्मोन्स जो जितने भी काम कर रहे हैं ना ये प्रोटीन बेस्ड है ना, ये सब उनको इसके लिए प्रोटीन चाहिए। आपको हर फूड में अपने प्रोटीन रखनी है, ठीक है ना। और डिपेंड करता है ना कि वैसे तो ये देखें ना पर केजी के हिसाब से होता है ना कि अगर आप 150 केजी हैं तो 150 पाउंड्स हैं तो फिर आपको 150 ग्राम्स आपको लेनी होती है प्रोटीन, ठीक है ना। एक थंब रूल है उसका। तो उसमें ये कि आप इतनी तो नहीं 150 कैसे आप ले सकते हैं, तो उसमें ये है सप्लीमेंट्स भी कुछ आप ले सकते हैं। कुछ आप ये है कि अपना हर डाइट के अंदर आप कोशिश करें। मैं वैसे रिकमेंड करती हूँ कि एनिमल प्रोटीन जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वो लें, क्योंकि वो दूसरा जो दालें नहीं वैसे खाने में दालें या अंडे, ये दालें वगैरह हाँ। जो ना अक्सर लोगों को ब्लोटिंग हो रही होती है और वो सारा वो इतनी डाइजेस्ट नहीं होती है उस हिसाब से ना। तो सबसे उसमें से भी सबसे इजी तरीका ये है कि आप एग्स ले लें। आप 3 to 4 एग्स खा सकते हैं। उसके बाद फिर आप ये और उससे ज़्यादा आसान तरीका ये है कि आप कबाब बना लें, आप उसके फॉर्म में ले सकते हैं, बीफ के बना लें आप इस तरह। तो ये आपके लिए इजी है। हर आप पोर्शन के अंदर जब आप अपना जो भी खाना खा रहे हैं उसमें हमने प्रोटीन। इरम जी आई टेक 11 एग्स इन अ डे। मुझे 11 अंडे में तकरीबन खा लेता हूँ एक दिन में, क्योंकि मुझे बहुत अंडे बहुत पसंद है बचपन से। तो मेरा मुझे लगता है मेरी बड़ी प्रोटीन इनटेक उससे हो जाती है। 11 अंडे किस तरह? इस तरह नहीं, इस तरह किस तरह? बॉइल्ड फॉर्म में कि शेक बना के अच्छा, इस तरह? मैंने कहा कि कान से डालने अंडे। अच्छा वो भी बताता हूँ। शेक में डालते हो, कोई उबले हुए खाते हो या रात के खाने के साथ उबले हुए खाते हो, फ्राइड खाते हो, हाफ फ्राई खाते हो, ऑमलेट खाते हो, इस तरह? तो मुझे आप किस तरह खाते हो? कैसे खाता? अच्छा, इस तरह। अच्छा मैं क्योंकि 7 अंडे मेरे कच्चे होते हैं मिल्क शेक में, 7 में वो खाता हूँ। फिर सुबह ही मैं 2 अंडों का वो खाता हूँ, 2 ब्रेड्स के साथ वो खाता हूँ। फिर मैं 2 अंडों का सैंडविच खाता हूँ। तो फिर तो हो गए ना 11 हो गए। तो मुझे पसंद अंडे बहुत ज़्यादा।
तो ये अच्छा है ना, अच्छा सोर्स है आपका, मतलब और फिर आपकी बॉडी अगर आप सही चल रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि हर एक का जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं ना। मेरी नानो मुझसे पूछती हैं, कहती हैं 11 का क्या हिसाब है, पूरा दर्जन ही कर लो, रात को भी एक, तो मुझे कह रहा था वो कहते रात को भी एक खा लिया करो। मैंने आपसे सवाल ये पूछना था कि मेरी प्रोटीन इंटेक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन मेरी कार्ब इंटेक थोड़ी कम है, हालांकि कहते हैं कार्ब मेक्स यू हैप्पी, ठीक है। सो हमें मना किया जाता है कार्ब्स आप ना लें, ठीक है। अब आपको जब कहा जाता है कार्ब्स आप ना लें, तो कार्ब्स के बगैर आप खुश कैसे रह सकते हैं? नहीं, कार्ब्स आपको इस खुश रहने के अलावा वो तो आपकी डाइजेशन में प्रोटीन को हेल्प करता है ना। करती है। तो अगर आप तो कितना कार्ब ले सकते हैं एक मील के साथ? कितना एक कार्ब? मील के साथ देखिए, ये पाम का आपका साइज होता है, तो ये आपने इस साइज से आपने वो लेना होता है। बहुत बड़ा आता है। हाँ, तो अब अपने पाम के हिसाब से सब ले लेने से, हाँ तो हाँ, तो वो आपने उस हिसाब से 6 इंचेस की हम रोटी बताते हैं कि वो आप ले लें, मल्टीग्रेन ले लें हैं, या फिर आप अगर आपको ग्लूटेन सूट करता है, मुझे लगता है खाना चाहिए सब कुछ, बस पोर्शन के साथ खाना चाहिए, और ज़्यादा खाने के ऊपर सोचने की बजाय कि मुझे खाना चाहिए, आप ये सोचें वो अब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा। वेरी गुड। मैं कहता हूँ क्या सुभान अल्लाह, क्या बात है। ज़ायदा आंटी कॉल लेते हैं, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछना है। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं ज़ायदा आंटी? आप कैसे हैं? प्यारा हूँ ज़ायदा आंटी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारे लग रहे हैं, आखिरकार कोट काम आएगी जाती जाती सर्दी में। देखिए ना, ये मेरे वालिद साहब लग रहा वैसे कि जल्दी सर्दी जाने लगी है, मुझे भी लग रहा है कि अभी रहेगी महीना डेढ़। बहुत ज्यादा सर्दी, आज तो हवाएं ठंडी चल रही हैं, और तो बहुत ज्यादा सर्दी। हालांकि दिल में कोई इतनी ठंडी हवाएं नहीं चल रही ज़ायदा आंटी। पता है किस तरह के मर्द औरतों को नहीं पसंद होते? किस तरह के? बहुत सख्त मिजाज, और जिनके रवैये बहुत सख्त हों, और बहुत तल्ख लहजे में बोलते हों। कंजूस मर्द बर्दाश्त है आपको? कंजूस मर्द बर्दाश्त है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। जिसके पास पैसा बिल्कुल भी ना हो, वो बर्दाश्त है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। वो मर्द बर्दाश्त है जो बेवफाई करे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो अमीर भी हो और दूसरी शादी कर ले, बर्दाश्त है? नहीं, बिल्कुल भी मैं शादी नहीं करने वाली मर्द को पसंद करती दूसरी। अच्छा, बहुत अमीर और घर भी ना आए, बर्दाश्त है? मुझे लगता है ये बर्दाश्त। बात हुई, घर ना आए तो फिर फायदा क्या हुआ? नहीं, देखिए पैसा, जो हर किसी चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हो सकता है वो पैसा कमाने के लिए बेचारा इतना मसरूफ रहता हो कि वो ना आ सके घर, लेकिन आपके बच्चों की हर चीज अच्छा भी हो, सब कुछ हो, नेक हो, शरीफ हो, आपके बच्चों की जरूरियात पूरी करने के लिए, या अपने आप को बेहतर करने के लिए वो ना आ सके, लेट आए, फिर तो उसकी कोई मजबूरी होगी ना, वो इसलिए घर नहीं आ सकता। चलो एक्सेप्टेबल, समथिंग इज एक्सेप्टेबल। अमीर। तो ज़ायदा आंटी क्या पूछेंगी? आज हमारे साथ एरम जी मौजूद हैं, वो न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और माशाल्लाह स्किन कंसल्टेंट भी हैं। अच्छा, इनको मेरा बहुत सलाम, बहुत खूबसूरत है। आज मैंने आपका थोड़ा शो कम देखा है, थोड़ी सी बिजी हो गई थी, तो ज़ैनब को भी नहीं देखा, और वो क्या पका रही है ये भी नहीं देखा। आए आपको ज़ैनब का दीदार कराएं। ज़ैनब न्याजी। अस्सलाम वालेकुम ज़ायदा आंटी, क्या हाल है, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी है ज़ैनब आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। क्या बना रही है? बहुत खूबसूरत लग रही है आपका हेयर स्टाइल आज। बहुत ज़ायदा आंटी मुंडी मरोड़ के देख रही हैं पीछे, उसको टीवी पे देख रही हैं आप? नहीं, सीधा मुंह करके, मुंडी मरोड़ के कहाँ नजर आता है? हाँ, वो और ये सुबह मुंडी मरोड़नी भी अच्छी नहीं है, क्या पता वापस मुड़े ही ना वापस जिस जगह थी। नहीं, आपसे उन्होंने पूछा है कि क्या बना रही हैं? ज़ायदा आंटी मैं आलू कीमा बना रही हूँ आज। वाह, बहुत मजे। आज आप क्या दोपहर में बनाने लगी ज़ायदा आंटी? क्या बनाएंगे दोपहर में? मैं आज, निमरा कह रही है अम्मी आज हम चिकन आलू बनाने, कल हमने काली दाल और चावल बनाए थे, और आज जुमरात है, वैसे हम पुलाव बनाते, कहती है आज मैं चिकन आलू बनाऊंगी। मैंने कहा एज यू विश, और साथ खीर बनाएगी। सास, I like this सास, I love this सास, I love you, thank you so very much ज़ायदा आंटी। इरम, आपसे जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था, सॉरी हमारे पास एक और कॉलर है, आयशा जी, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, और आप सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया जी, बहुत ज़बरदस्त शो है आप लोगों का, और जो है बहुत अच्छे लग रहे हैं आप तीनों, बल्कि चारों। और जो है ना, दूसरी बात ये कि मैं ये पूछना चाहूँगी कि स्किन के हवाले से ना, सर्दियों में मेरी स्किन जो है ना, वो थोड़ी सी ना जैसे खुश्क ज़्यादा हो जाती है, कहीं से खुश्क होती है, कहीं से ऑयली होती है, और आंखों के गिर्द मेरे स्याह हल्के हैं, तो उसके लिए मुझे जरूर आंखों के गिर्द स्याह हल्के हैं। ठीक है आयशा जी, ये फेस की स्किन की आप बात कर रही हैं कि कहीं एक पैच जो है वो ड्राइनेस का होता है, और जैसे फोरहेड पे जो है वो ऑयल है, या कहीं एक ड्राइनेस का नहीं, नोज के साथ ऑयल होता है। अच्छा, ठीक है आयशा जी, ठीक है। आयशा जी, आपसे जल्दी से पूछना है, कैसे मर्द औरतों को नहीं पसंद?
मुझे कंजूस मर्द बहुत बुरे लगते हैं। कंजूस मर्द बुरे लगते हैं, ठीक है। जी 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 बिल्कुल। कंजूस ही होने चाहिए बस, ठीक है। थैंक यू कंजूस- जी, थैंक यू सो मच। हर औरत को कंजूस मर्द बुरे अच्छा, लगते वो हैं, कह रही है मुझे जितना समझ आया कि उनकी टी एरिया में जिस बहुत सारे लोगों के होता है ऑयल ज़्यादा है, और बाकी जो स्किन है जैसे चीक्स है या चिन है वहाँ पे इतनी ड्राइनेस है कि पैचेस पड़ जाते हैं, और दूसरा आंखों के इर्द गिर्द हल्कों का तो भी। देखिए ये न्यूट्रिशनल कोई डेफिशिएंसी होगी, गट इनका प्रॉपर ठीक नहीं होगा। अगर मैंने क्वेश्चंस नहीं पूछे, लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन हो रही है या फिर आपको प्रॉपर आप फाइबर नहीं ले रहे हैं, तो फिर ये सारे इश्यूज आते हैं, क्योंकि आपकी ड्राइनेस भी होती है और आपको पिंपल्स भी आते हैं ना। तो उसमें तो ये इसमें ये है कि आप अपनी न्यूट्रिशनल पहले आपको देखनी होती है कि आपकी वो क्या आपकी नीड्स आपकी पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही पूरी। ठीक है। इरम जी, आपसे सवाल, मैंने ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है लेकिन बहुत सादा भी है। सोना और टाइम पर खाना, ये एक अच्छी सेहत, अच्छी स्किन के लिए कितना ज़रूरी है? ये इतना ही ज़रूरी है कि जितना ही आपने मुझसे सवाल एंड में पूछा है, ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप सोएंगे नहीं 9 बजे से, चलें आप 10 बजे से लेके 2-2:30 बजे तक जो तहज्जुद का टाइम है, वहाँ तब तक का जो है ना सेल्स रिकवर कर रहे होते हैं। पूरे दिन का जो उसका टायर्डनेस होती है उसकी, वो उसको रिकवरी कर रहे हैं। तो जब आप ये नहीं सो रहे, आप टाइम पे नहीं सो रहे, तो वो आपकी रिकवरी नहीं हो रही है। और तो 1 बजे रहे हैं ज़्यादातर, अब ये हम 12 सारा 1 बजे रीज़न सो ये रही ना है। क्योंकि उसी टाइम पे आप, और फिर आप लेट खाना भी खाते हैं क्योंकि लेट जाग रहे हैं तो लेट खाना भी खाते हैं, तो एब्जॉर्प्शन का टाइम नहीं मिल रहा, डाइजेशन का टाइम नहीं मिल रहा, तो ये सारे मसले इरम जी, ना कि सिर्फ रात का खाना, क्या सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, इनकी टाइमिंग एक सेट होनी चाहिए आपकी बॉडी होनी को? चाहिए। अगर आप देखें कुछ अरसे से, आप देखें हम बचपन से तो जो जैसे हमारी रूटीन है ना, हमें बाद में चेंज नहीं करनी चाहिए। मैं ये अब समझती हूँ इस लेवल पर आके कि अगर अब लोग ऐड कर रहे हैं, जो हम बादाम खा रहे हैं, आपने बचपन में नहीं खाया तो अब आपको ब्लोटिंग हो रही है। आप इस एज में आपको आप ना जो आपकी जो चीज़ें आपने बचपन से खाई हैं, जिस पैटर्न पे आप हैं, उस पैटर्न को आप इम्प्रूव करें विद लाइफस्टाइल, और खाने पे हर वक्त फोकस करने के बजाय आप उसके एब्जॉर्प्शन पे फोकस करें कि उसको उसको कैसे करना है। आप खाना तो हर कोई खा रहा है ना। अगर आपने सारी ज़िंदगी नाश्ता नहीं किया तो फिर इसका मतलब है कि अगर आपको शायद आपकी बॉडी की नीड ही नहीं है ना, तो हर एक की डिफरेंट है। लोग शायद एग्री ना करें, लेकिन देखें ना, आप ज़बरदस्ती जब करते हैं तो वो चीज़ें फिर उस तरह से ठीक नहीं होती है। हर माँ बाप का एक छोटा सा मैंने सवाल पूछा था नाश्ते के हवाले से। आपने कहा हमारे घर में बहुत ज़्यादा नाश्ते को अहमियत दी जाती थी, लेकिन मेरा कभी भी दिल नहीं करता था नाश्ते करने का, और मैं पूरा टाइम जो है ना बस नाश्ते का नवाला लेके बैठी रहती थी। मेरा स्टिल यही हाल है, मैं एकदम से उठ के नाश्ता नहीं कर सकती, मैं घंटे बाद मेरा दिल करता है। लेकिन क्योंकि हमने स्कूल जाना होता था और फिर फर्स्ट क्लास असेंबली, तो वो जाहिर है उससे पहले नाश्ता करना पड़ता था। मेरी हमेशा तबीयत ख़राब होती है नाश्ता करके। इसके पीछे क्या रीज़न है, मुझे कभी कोई देखिए आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है ना, कि अगर आप मतलब रिक्वायरमेंट आपने शुरू से आपने यूज टू कर लिया है ना अपनी बॉडी को इस तरह से, तो अगर अब जब आप उसमें कुछ भी थोड़ा सा चेंज लेकर आते हैं तो वो फिर वो किसी ना किसी फॉर्म में, स्ट्रेस की फॉर्म में या किसी रिपेल करता है वो ना। तो इसलिए कि अब चिया सीड लोग धड़ाधड़ खा रहे हैं, लोग ये चीज़ें खा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए खाने में, तो आप खा ही रहे हैं सब कुछ। इंपॉर्टेंट क्या है, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समराइज़ करती हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपका फाइबर इनटेक होना चाहिए और आपका हाइड्रेशन अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपका अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है ना, ये आपको मस्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये सारा आपका इम्यून सिस्टम को लेके चलता है। फाइबर, अगर आप जैसे कह रहे हैं कि मैं एग्जी बहुत ज़्यादा लेता हूँ, तो एट टाइम्स फिर जाके कुछ अर्से में जो आपका है, जितनी प्रोटीन आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो आपको प्रोटीन ले लेगा, बाकी आपका फैट ही बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये साथ था, ये देखें ना आपकी बॉडी, आप ये तो नहीं कि आप जितना ओवरडोज करें, आपकी बॉडी को जितनी प्रोटीन चाहिए उसने उतनी ले लेनी, बाकी क्या है। नहीं, मैं अपना बीएमआई करके कर रहा हूँ, मुझे जितनी नहीं, वो ठीक है। वैसे मैं जनरल बात कर रही हूँ कि अगर आप एक ही चीज़ को ज़्यादा ले रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी प्रोटीन इनटेक पूरा हो रहा है। उसका मतलब ये है कि एक्सेसिव अगर आप ले रहे हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिट होता है। हाँ, और साथ आपको फाइबर इसलिए लेना होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन और आपके सारे जो सिस्टम है वो रेगुलेट अच्छी तरीके से हो। और जो आपने बताया सेरोटोनिन, तो जाहिर है रिलीज होता है जब आप वो कार्ब्स लेते हैं, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट क्यों रिलीज वो इसलिए हो रहा होता है कि वो अच्छा एब्जॉर्प्शन उसको हमें लार्ज इंटेस्टाइन में हमें चाहिए होता है फाइबर, जिसने वो उसको सिग्नल्स देने हैं आपके ब्रेन को कि जी मेरे जो खाना डाइजेस्ट हुआ है। तो इसलिए खाने का तरीका भी ये है
कि आप पहले सैलेड खाएं। जब आप सैलेड खाते हैं तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जाके वहाँ पे वो एक मैश वर्क बना देता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आप फिर अपने प्रोटीन्स और जो भी आप चीज़ें खा रहे होते हैं फिर वो बेटर एब्जॉर्प्शन होती है। आप डायरेक्टली जब कार्ब्स लेते हैं तो वो फिर इंसुलिन स्पाइक होती है उसमें। तो ये एक बड़ा तरीका है कि आपने सबसे पहले आपने वो लेना है। इसलिए लोग सैलेड आपने इसलिए कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन में आपके मैशअप बन जाए। मैशअप आपका इसलिए ज़रूरी है कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारे बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरियाज हैं, कि जिन्होंने डाइजेस्ट करना है वो अब खत्म हो चुके हैं, वो खत्म ही हो चुके हैं ना। हम ब्रेक लेते हैं और ये बहुत अच्छी बात बताइए, ये अपने बुजुर्गों को आप ज़रूर बात बताएं जिनको भी डायबिटीज़ इस तरह का मसला है जो हो सकता है, उनके लिए बड़ा मुफीद मशवरा है। आई लाइक हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आए कहीं मत जाएगा। एक सवाल है जो हर माँ बाप की एक इल्तिजा है, मैं इनसे पूछूँ कहीं मत जाएगा। देखते रहिए एक और सो बाप का दिन। बहुत अच्छा। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले आप कहते थे आपने एक लास्ट सवाल पूछा। जी मैंने वालिदैन की जो है वो इल्तिजा मैंने पूछती थी। मैं अक्सर बड़े पढ़े लिखे वालिदैन से बात करता हूँ तो वो एक मिथ के बारे में जिक्र करते हैं और एक उनका डर होता है। वो डर ये होता है कि उनके बच्चों की हाइट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। वो कहते हैं अगर ये आजकल एक्सरसाइज करे, खासतौर पर लड़के बहुत जल्दी एक्सरसाइज, क्योंकि इतना ट्रेंड आ गया एक्सरसाइज का, बॉडी बनाने का, मसल बनाने का, जिम जाने का, कि वो हाइट की वजह से डरते हैं। मुझे पता है क्या हाइट की कोई खास एक्सरसाइज भी है और क्या एक्सरसाइज से हाइट रुक सकती है अगर बच्चे बहुत उसे 18 साल से पहले शुरू कर दे, या जेनेटिक होती है हाइट का किसी एक्सरसाइज से? जेनेटिक भी होती है, लेकिन इसमें साथ ये भी है ना कि अगर आप अच्छी स्लीप लेते हैं तो आपकी हाइट बढ़ती है। अच्छा। कि अगर आपके ग्रोथ फैक्टर्स आपके निकलते ही रात के टाइम पर है ना, आपकी रिपेयर हो रही है, तो अगर आप अच्छी नींद लेना शुरू हो जाते हैं। बच्चे तो आजकल टाइम पे सोते भी नहीं हैं और उनके टाइम वैसे ही कम होता है उनके पास सोने का। तो जितना आप सोते हैं, जितना आप रिलैक्स करते हैं, जितना आप अपनी टाइम पे नींद पूरी करते हैं, उसमें आपके डेफिनेटली आप फर्क पड़ता है। लटकने से कहते हैं, अक्सर लटकने से हाइट बढ़ती है। देखिए वो तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है ना, कि आप जितना आप स्ट्रेच करते हैं, जितना आप करते हैं, लेकिन आपको फिजिकल एक्सर्शन से, आप देखें गाँव के जो बच्चे हैं या उनकी डाइट तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये है कि वो फिजिकल एक्सर्शन उनकी ज़्यादा है। वो गली मोहल्ले में जाके खेल रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो चीज़ें उठा रहे हैं, वो पुश एंड पुल कर रहे हैं। तो वो ये कि जो खाना है एक्चुअली इस सारे प्रोसीजर में खाना एब्जॉर्ब होता है, जितना भी खाते हैं वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, हमारे साथ फौजिया हैं सियालकोट से। सियालकोट में फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू नादिया। अस्सलाम वालेकुम फौजिया जी, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगी? मुझे मैम से क्वेश्चन करना है। प्लीज कीजिए। मेरे फेस पे ना काफी ज्यादा पिगमेंटेशंस हो गई हैं आफ्टर डिलीवरी। अच्छा, ठीक है। तो वो मेरी अब कैसे वो कम होंगी? मतलब मुझे बहुत से लोगों ने ये कहा कि अगर आप कोई जो क्रीम वगैरह लगाएंगी तो उससे वो ज्यादा हो जाएंगी, ये मत खाएंगी, ऐसे हो बिल्कुल जाएगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। फौजिया अगली आवाज सुनेंगी आप आपने कुछ इरम जी पूछना है की। तो आप पूछ लें, एज समथिंग जो भी आप आफ्टर बेबी कह रहे हैं तो ये यंग की होंगी ना। हाँ जी, तो बस सही है। ठीक है, कुछ पूछना नहीं आपने। अच्छा मुझे ये बताएं फौजिया, कैसा मर्द औरतों को नहीं पसंद? जो शकी होता है वो औरतों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। हम औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन शकी औरत मर्द के साथ रहना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। क्या करना चाहिए शकी मर्द का? उसे उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो उसको तो हाल पे छोड़ दे, वो आपको हाल पे नहीं छोड़ा होता ना, वो मुझसे कितना कर रहा होता है आपसे। फिर अल्लाह के यहाँ उसके लिए दुआई करेंगे, अल्लाह उसे हिदायत दे। और कोई है इस कोई टाइप ऑफ मर्द जो आपको नहीं पसंद? कंजूस। कंजूस, सब यूनिक वन वर्ड, कंजूस मर्द किसी को नहीं पसंद। सखी होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। आपके हस्बैंड है माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह। अल्लाह मियां उनको ऐसे ही रखे। फौज में माशाल्लाह तरबियत ही ऐसी होती है कि हस्बैंड अच्छे होते हैं। हर किसी को तो नहीं मिलता ना, हर कोई खुश नसीब नहीं होता, है ना? जी बिल्कुल। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुस्कुरा रही हैं आप और अच्छा लग रहा है मुझे ये बात पे। सलामत रहे। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच जी। उन्होंने पिगमेंटेशन का पूछा है कि आफ्टर डिलीवरी जो है वो पिगमेंटेशन। देखें आफ्टर डिलीवरी उनको जो पिगमेंटेशन है ना, वो स्ट्रेस बॉडी में जब डेवलप हुआ है और कुछ आयरन डेफिशिएंसी हो गई होगी तो उसकी वजह से। तो एक बार वैसे
इसके ट्रिगर पॉइंट्स कोई नहीं पता होते कि आपकी अगर एक बार ट्रिगर कर जाती है, ये मिलाजमा हो जाता है ना, तो ये फिर आपका ऑन ख़त्म होता है, लेकिन ऑन एंड ऑफ ये आता है। लेकिन प्रेगनेंसी में ये अगर इनको जैसे डिलीवरी में तो डेफिनेटली इनको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी, जिसमें आयरन इनको चेक करनी चाहिए, अपनी विटामिन डी देखना चाहिए इनको, अपने ये सारे सप्लीमेंट्स को देखना चाहिए इनको कि ये इनके पूरे हैं, कंप्लीट है इनकी डाइट में ये सारी चीज़ें। बाकी मिलाजमा की क्रीम्स भी आ रही हैं वो, लेकिन मैं जो इसमें से कहूँगी मिलाजमा की क्रीम के अलावा ये लोग कुछ लोग ना मिक्स करके कुछ क्रीम्स लगाना शुरू कर देते, तो उससे स्किन बैरियर इतना वीक हो जाता है, फिर जब वो ट्रीटमेंट के लिए आ रहे होते हैं तो वो जब आप उनके ऊपर प्रोब्स रखते हैं ना, तो वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। वो इतना वो लेकिन मिक्स कर करके वो लगा, उससे ठीक नहीं होता। कह रही हैं कि कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि क्रीम्स लगाओ, कुछ कह रहे हैं कि ना लगाओ। अच्छी कंपनी की अगर आप मिलाजमा की क्रीम्स लेते हैं तो डेफिनेटली वो अफेक्ट करती हैं, लेकिन ये कि अगर आपका एक बार देखें हार्मोनल होता है तो वो कुछ अरसे के बाद शायद सबसाइड हो जाता है, लेकिन ट्रिगर कर जाता है फिर से भी। रिवर्सल है ये से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रिवर्सल केयर के साथ है, लेकिन जब भी कुछ अक्सर लोगों को आपने देखा ना ठीक हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ अरसा वो स्ट्रेस में रहते हैं, उनको दोबारा वो एक्टिवेट हो जाता है, तो बॉडी के स्ट्रेस से बहुत ट्रिगर करता है। अच्छा इरम जी, आप स्किन कंसल्टेंट भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, हमेशा मैं और हलीमा बड़े जा बजा बात करते हैं हाथों और पैरों की। बड़े निगलेक्टेड एरिया है, मिल जाए मॉइस्चराइजर लगा देते, पैरों तो हम पहुंचते भी नहीं है, कौन झुकेगा लगाएगा उसको, धो ही दे अगर नहाते हुए तो बड़ी बात है। तो मुझे बताइए कि हाथों और पैरों के लिए कोई आसान चीज़ जो हम इनको मॉइस्चराइज रखें, खूबसूरत लगे। देखें कुछ भी अच्छी जो क्रीम आपको सूट करती है वो आप करें, और बल्कि आप पाँवों का में सारे आपके जो नर्व एंडिंग्स हैं वो सारे पाँव में हैं, वो आपके हार्ट का भी वहीं पे सिस्टम है, ब्रेन का भी है, ये भी। तो अगर आप उसको अच्छा एक मसाज करते हैं और उसका टेक केयर करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, तो आप ओवरऑल आपकी बॉडी। तो मेरे जैसा लंबा बंदा पाँव तक पहुंचे कैसे? तो आपने बैठ के ही पहुंचना है ना। ठीक है, आयशा जी हमारे साथ कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम आयशा जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आयशा जी आवाज़ में नहीं लग रही जान, क्या तबीयत तो नहीं ख़राब? नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा मर्द नहीं पसंद आपको? मुझे एक जो कंजूस है वो, और एक जो खर्च करके सुनाते हैं, जो भर के सुनाते नहीं, जो खर्च करके सुनाते हैं, खर्च करके। हाँ, कल तो लेके दिया था जो दोस्त 2000 रुपये का बैग, फिर आज कुछ लेना है तूने, ऐसे ही ना? आपके हस्बैंड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या कुछ पूछना चाहेंगी इरम जी से? जी मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। आप बताइए, मेरा बेटा ना 13 साल का है, तो उसके लिए जिम जाने की ये सही है उम्र उसकी? बिल्कुल ठीक है, उससे क्या ज़्यादा वेट लिफ्टिंग ना करे, ज़्यादा हैवी वेट्स ना लिफ्ट करे, एक्सरसाइज करने में कोई दो राहें नहीं है, लेकिन हैवी वेट का ये होता है क्योंकि उनसे संभाले नहीं जाते, ठीक है, एट द मोमेंट। बड़ा ज़रूरी है कि उसको सही प्रॉपर टेक्निक्स आनी चाहिए। इतनी जल्दी वो अगर कोई ट्रेनर रख रहा है तो वेल एंड गुड, ट्रेनर के साथ करे, लेकिन मेरा ये मशवरा है कि अगर 13 साल का है तो उसे कहें कि ज़रूर जाए जिम, एक्सरसाइज वेरी गुड, बट ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग अभी ना करें। ठीक है, मैं एक सवाल डॉक्टर साहब से मेरा। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। आपको सलाम, आपको डॉक्टर साहब आप ही हैं जी। मेरे ना चेहरे पे पहले बाल नहीं थे, ये ना चिन पे अब ना आने लग गए हैं, उसकी क्या वजह? और ओपन पोर्स है ना ये चीक्स पे, नोज के साथ जो नहीं है आईज के नीचे वाला एरिया, उधर डार्क हो गया। ओपन पोर्स हैं, ओपन पोर्स हैं। अच्छा ठीक है जी, ठीक है आयशा जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हुमायूं ने बड़ी अच्छी टिप दी आपको बेटे के हवाले से, और ये जो हुमायूं ने की बात की थी, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐसा है कि वेट लिफ्टिंग बहुत कम उम्र में करने से वाकई ही हाइट जो है वो छोटी रह जाती है, चाहे आपकी जेनेटिक्स जितने मर्जी अच्छे हो, लेकिन बहुत कम उम्र, जिस तरह कह रहे हैं 13-14 साल की उम्र में आप हैवी वेट जो है वो ना उठाएं, बाकी एक्सरसाइजेज आप जरूर करें। उनकी पिगमेंटेशन का वो ओपन पोर्स का आपने बताना है, लेकिन हमने किचन में जाना है, किचन में आप आ जाए, वहीं पे आप सब कुछ आ जाए। आज क्या बनाएंगे आप किचन में मिस्टर? बस वो तो बन अच्छा गया। क्या बनाती हैं आप? मैं बना लेती हूँ सब अच्छा। सबसे अच्छा मतलब शौक से क्या बनाती हैं? सबसे अच्छा खाना वो बनाता है जिसको खुद खाने का शौक है, मुझे खाने का इतना शौक नहीं है। बिल्कुल शौक नहीं है। नहीं, लेकिन मैं मुनासिब बना लेती हूँ। नहीं, मुझे भी वैसे खाने का शौक। आपके हस्बैंड किस चीज की तारीफ करते हैं कि इरम ये क्या बना दिया? नहीं, वो उनको सभी अच्छा लगता है। वो कहते ही नहीं कभी क्या बना दिया। नहीं, क्या अच्छा भी लगता है, वो हम इतने फूडी हैं नहीं, दोनों नहीं। नहीं, हम वो बस ये है कि आप पसंदीदा खाना क्या है? शौक से इरम क्या खाती है?
मुझे वैसे एग्स ही पसंद है। एग्स पसंद है, मुझे भी एग्स बहुत पसंद है। आई लव एग्स। और सबसे अच्छा इरम जी बताइए ना उनकी ओपन पोर्स देखें, उनका गट का एक इशू हो सकता है कि उनको अगर उनका खाना सही तरह एब्जॉर्ब नहीं हो रहा और अगर उनको कॉन्स्टिपेशन है तो उनके ओपन पोर्स हो सकते हैं। दूसरा उन्होंने बालों का अपना कहा तो हो सकता है PCOS का उनका कोई मसला हो, उनको पीरियड साइकिल्स उनके सही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो इस वजह से उनको मसला हो। तो ये क्योंकि जो बाल आने का मतलब ये है कि उनको PCOS का हो सकता है मसला होना, तो ये है इस वजह से उसको चेक करवाएं और पीरियड साइकिल अगर नहीं ठीक है तो वो देखें। और दूसरा इसको कंट्रोल करने का तरीका ये है कि अपना कार्ब्स जो है ना वो ज़रा कम करते हैं। इसमें जब आपके ये मसला होता है, बाल आपके निकल रहे हैं और ये, तो इसमें आपको ना ग्लूटेन के साथ आपको अपनी मिल्क, अगर आप दूध ले रहे हैं ना तो इसकी भी क्वांटिटी को कंट्रोल करना होता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। हमारे साथ हमारी प्यारी सी नादिया। नादिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग जनाब? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र ठीक। आज आप शेर सुनाएंगे? यार मैं निकाल दूं बेचारे ने सेव किया हुआ है, थोड़ी सी मोहलत दे दो, थोड़ी सी मोहलत दे दो ताकि वो निकाल ले। नादिया क्या हाल है भाइयों का घर पे? भाइयों का ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। नाश्ता वास्ता करने लगे हैं, करना है, आप लोग आ जाएं। भाभियों का बताओ, ज़ैनब कह रही है भाइयों को छोड़ो, भाभियों का बताओ। भाभियों मेरी भाभियां नहीं है, बहनों से भरकर है मेरे लिए। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाम क्या है भाभियों का? अच्छा नादिया, कैसे मर्द नहीं पसंद और तुम्हें कैसे मर्द अच्छे नहीं लगते तुम्हें? गुस्से आले। गुस्से आले वाले नहीं, आले। ठीक है, और बस। अच्छा शेर सुनो, कहना माने। शेर सुनो। शौक से तोड़ो दिल मेरा, मुझे क्या हैरान करोगे। शौक से तोड़ो दिल मेरा, मुझे क्या हैरान करोगे। तुम ही तो रहते हो इसमें, अपना ही घर वीरान करोगे। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। रेसिपी पे आज आरजू कह रही है। ओके जी, आरजू नहीं है उसका नाम। कीमा यहाँ पे मैंने आलू कीमे के लिए जो है 1 किलो ले लिया था और लहसुन 2 खाने के चम्मच इसमें जाएंगे। प्याज 2 अदद स्लाइस किया हुआ, नमक हस्बे जायका, पानी हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चमचा डाल लें, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, टमाटर 2 अदद, घी 1 कप, आलू 2 अदद क्यूब कटिंग में, सब्ज़ मिर्च 4 अदद, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, दही इसमें 4 खाने के चम्मच जाएंगे और सब्ज़ धनिया आप गार्निशिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने प्याज ऑयल लेना है, प्याज को ब्राउन करना है, फिर लहसुन डाल देना है और फिर उसके बाद आपने टमाटर स्लाइस किए हुए ऐड कर देने हैं और फिर ज़ीरा, धनिया, लाल मिर्च, सब्ज़ मिर्च आप नमक इसके अंदर डालें और फिर इसको बहुत अच्छे से भून लें। उसके बाद आप कीमा डालें और आलू डालें। जैसे ही कीमा आलू गल जाए तो फिर आप आखिर में सब्ज़ मिर्च, धनिया, अच्छा दही डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप 4 से 5 चमचे दही की डाल सकते हैं ग्रेवी बढ़ाने के लिए, तो आपका आलू कीमा रेडी हो जाएगा। ज़ैनब इसके अंदर आपने वो डाला है पपीते का पेस्ट? नहीं, अच्छा, क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो डालते हैं तो वो कहते हैं कि बड़ा क्रीमी कीमा बनता है, तो वो मैंने ऐड नहीं किया। आज सिंपल सा मैंने आलू कीमा बनाया। ठीक है, लेकिन आज भी आपका लग रहा है कि मतलब बहुत ही क्रीमी सा लग रहा है, तो अच्छा वैसे ये कीमा हमारे घर का भी नहीं है, हमारे घर में ऐसा कीमा नहीं बनता। ये बड़ा होटल वाला कीमा बनाया तुमने, है ना? होटल में जैसे इसके ऊपर थोड़ा सा वो क्या तरी कहते हैं, तरी भी है। मेरे घर में बनता है बड़ा ड्राई कीमा, हम लोग बड़ा ड्राई आलू वाला कीमा। ऑयल की क्वांटिटी आप ज़्यादा रखें और थोड़ा ये करें कि पानी जो कीमे का है वो आप ड्राई ना करें, तो थोड़ा सा मुकम्मल ड्राई ना करें तो ये फिर होटल वाला थोड़ा सा कीमा। बिल्कुल ठीक है। इरम जी बहुत शुक्रिया, आज बहुत सारी चीज़ें आपसे हमने सीखी। वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, आपको उसकी साइंस पता थी तो आपकी बात को एतबार करने में भी मज़ा आ रहा था, बिकॉज आपको उसकी साइंस पता थी। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरत थी, इसीलिए हमने बड़े सवाल किए, बड़े इन डेप्थ गए आपके साथ, हंसी मजाक भी किया, क्योंकि ऐसे ही लोग सीखते हैं। मेरा सिखाने का और सीखने का तरीका बिल्कुल यही है। हलीमा बहुत शुक्रिया आपका, ज़ैनब आपका बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपसे यही कहेंगे कि इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। आपका हर दिन, हर महीना, हर साल बहुत अच्छा।